आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में टीचर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस है वह है एससीईआरटी बुक। तो एससीईआरटी बुक को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और उसी क्रम में जो कल वाली क्लास आई थी जिसमें 10वें बुक को हम लोग ख़त्म कर रहे थे और वह बुक थी हिस्ट्री की। ये जो हिस्ट्री की बुक थी हम लोग उसमें ख़त्म कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है पूरा नहीं हो पाया था और वह पार्ट 1 होकर रह गया था। और उसमें अगर हम बात करें तो उसमें केवल 6 चैप्टर ही कवर करे थे। आज की बारी है जो भी जितने इसमें चैप्टर बचे हुए हैं उनको कवर करना। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो छठी की बुक है हिस्ट्री की, इसमें समझ लीजिए कि पूरा प्राचीन इतिहास है। अगर आप पूरा इसको देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा शामिल किया गया है। और इस बुक में जितने भी फैक्ट दिए गए हैं उसको तो शामिल किया ही गया है, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी शामिल किया गया है, ताकि अगर इस टॉपिक से दूसरा भी सवाल पूछता है आपके लेवल बढ़ाकर, चाहे वो 12th लेवल तक हो या जितना भी लेवल पूछे, वो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। इसलिए जो है वीडियो थोड़ा देर से आ रही है और आपको वीडियो लंबा भी हो रहा है, क्योंकि अगर हूबहू अगर जो बुक में दिया है सीधा हम अगर छाप दें इसमें तो समझ लीजिए आपका 1 घंटा के अंदर आपका एक बुक इसमें ख़त्म हो जाएगा और मेरा भी इसमें समय बहुत बचेगा यहाँ पे। इसलिए वीडियो का कारण है लेट होना। और आपको बता दें कि वीडियो जो है आपको पूरा नहीं हो पाएगा 8 तक, क्योंकि समय नहीं है और मेरा भी एग्ज़ाम है तो समय नहीं मिल पा रहा है। अब जितना कोशिश है जितना आ जाए उतना आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी छोड़िए, चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 7 को। अध्याय 7 में पढ़ना था प्रारंभिक राज्य के बारे में। तो प्रारंभिक राज्य में देखिए इसमें चर्चा है पूरे महाजन पद की। तो यहाँ पे आपके बुक में जो महाजन पद दिया है थोड़ा मोड़ा दे दिया है, लेकिन इसको चलिए हम पूरे डिटेल में कवर करते हैं। तो महाजन पद को समझने से पहले जो पिछली क्लास हम लोग देखे थे उसमें वैदिक सभ्यता को देखे थे कि हाँ 600 BC तक वह समाप्त हो चुका है। और 600 BC के समय की अगर हम बात करें तो उस समय तक लोहे का आगमन हो चुका था। लोहे के आगमन से क्या हुआ था कि नए नए हथियार बन गए थे और कृषि कार्य आसान हो गया था। साथ में कृषि कार्य आसान होने से जो लोग थे एक जगह बसने लगे थे और अस्थायी निवास जो है शुरू हो गया था। जब एक जगह बहुत सारे लोग रहने लगते हैं तो देखिएगा वहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन से वहाँ पे लोग प्रभावित होने लगते हैं। तो यही कारण था जो है एक छोटा छोटा जो रूप था। जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ सबसे छोटा इकाई जो होता था कुल होता था, फिर कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, फिर कई ग्राम मिलकर विश्व बनते थे, फिर विश्व मिलकर जन बनते थे, और फिर जन मिलकर जनपद, और फिर बहुत सारा जनपद मिलकर जो है महाजनपद का जो निर्माण होने लगा। तो यही महाजनपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो महाजनपद की बात करें, देखिए सबसे पहले महाजनपद का जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आपके तो बुक में सीधा दे दिया गया है कि हाँ महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रंथ है ये नहीं दिया गया है। अगर एग्जाम घुमा के पूछा क्वेश्चन तो यहाँ पे लटकने का चांस है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से जो हमें जानकारी मिलती है महाजनपद की वह मिलती है अंगुत्तर निकाय से। जबकि जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में जो भगवती सूत्र है इसी में चर्चा है महाजनपद की। तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, ये ग्रंथ भी अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजनपद की और ये बौद्ध धर्म की है। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का है और इससे भी महाजनपद की जानकारी मिलती है। कुल महाजनपद कितने हैं तो कुल महाजनपद 16 है और सबसे जो इसमें शक्तिशाली है वो आपका है मगध। तो मगध के बारे में तो पूरा स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि मगध वाला जो क्षेत्र है वो आपको वर्तमान जो है बिहार में पड़ता है, वो पाटलिपुत्र वाला एरिया। तो यहाँ पे इसको तो बिहार में एग्जाम है तो इसको पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल जो महाजन पद है 16। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से देखिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से महाजन पद है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि सबसे ज़्यादा जो महाजन पद मिला है आपको 16 में से आधा, यानी 8 जो महाजन पद है वो आपके पूरा का पूरा यूपी में है। अब बाकी जो 8 है वो सभी जगह। जैसे बिहार में बात करें तो बिहार में देखिए 3 जो है महाजन पद है। 3 महाजन कौन है तो आपके मगध हो गए जो सबसे शक्तिशाली था, उसके बाद अंग हो गए और तीसरा हो गए वज्जी। तो ये तीनों महाजन पद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये जो है महाजनपद आपके बिहार में है और बिहार का एग्जाम हो रहा है। तो बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछेगा। तो यहाँ पे तीनों पे जो है हमारा विशेष नज़र रहेगा, इनको देखेंगे। बाकी यहाँ पे 8 देख लिए। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में एक पड़ता है अवंती, महाराष्ट्र में भी एक महाजनपद थी वह अस्मक थी। और ये जो आपके अस्मक थी पूछता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था, तो यही आपका अस्मक था जिसका राजधानी पोटली थी। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत से बाहर भी 2 जो है महाजन पद था, और वह कौन था तो यहाँ पे देख लीजिए गंधार और कंबोज जो है ये आपके भारत से 2 महाजन पद थे। तो पूछे सीधे संख्या भी पूछ सकता है कि कितना महाजन पद, तो 2 था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और राजस्थान में भी एक था और वह था आपका मत्स्य। तो ये आपको महाजन पद देख लिए मैप के माध्यम से। अब हम चलिए महाजन पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जितने भी
महाजनपद थे उसमें अधिकांश में जितने महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी वहाँ पे राजा की शासन थी। लेकिन आपको उसमें 2 याद रखिएगा, जैसे वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणतांत्रात्मक व्यवस्था थी, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और वज्जी संघ की जो राजधानी थी लिच्छवी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी को ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहला गणतंत्र जहीं स्थापित हुआ था तो वह आपके लिच्छवी में ही हुआ था, जो वर्तमान में वैशाली देखने को मिलता है, वैशाली जिला। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लिच्छवी जो है विश्व का पहला गणतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ था। और दक्षिण भारत में एकमात्र विविधताएं हैं, वह महाजनपद कौन था, तो अस्मक था, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए महाजनपद के बारे में मालूम है, बिहार में 3 पड़ता है, उसमें सबसे पहला पड़ता है मगध। तो मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। यहाँ पे इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें मगध का, तो यहाँ पे देखिए यह पड़ता है दक्षिण बिहार में, जो पटना और गया वाला क्षेत्र है। ये आपको वर्तमान स्थिति बताता है उस समय के मगध की। मगध की जो राजधानी थी वह हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, जिसको राजगृह उस समय कहा जाता था। तो ये जो आपको राजगृह थी, यह आपका जो पाटलिपुत्रा है वह विश्व का सबसे प्राचीन व वैभवशाली महानगर रह चुका है। वर्तमान बिहार की यह राजधानी है जो पटना है, और यही सी का रूप आपका पाटलिपुत्र है। और यहाँ पे शिशुनाग, नंदवंश, मौर्यवंश, गुप्तों की भी राजधानी यहाँ पे रह चुकी है। तो यहाँ पे आपको जो हम वीडियो देख रहे हैं इसी में आपको शिशुनाग वंश भी पढ़ेंगे, नंदवंश भी पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य भी पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य भी पढ़ना है। पूरा आपको दक्षिण भारत के जो प्राचीन इतिहास पढ़ना है, चालुक्य, और यहाँ पे सब इसमें हर्षवर्धन वगैरह सब पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि यह वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आपके बिहार के इतिहास से रिलेटेड है। और बिहार के इतिहास से रिलेटेड है तो आपको मालूम होगा कि बीपीएससी जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है वह इतिहास से पूछती है। आप बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उठा के देख लीजिए, आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो होता है 150 में केवल हिस्ट्री से रहता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हिस्ट्री को कोशिश कीजिएगा कि पूरे अच्छे से कवर करें, डिटेल से पढ़े, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि जो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ये आपको मगध को कैसे शक्तिशाली बनाने में सहायता की। तो सबसे पहले अगर देखिएगा मगध की जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी, तो यहाँ पे देखिए मगध है। मगध के देखिए उत्तर में गंगा नदी था, और आपके देखिए पूरब में एक और चंपा था जो नगरी था, और आपके एक नदी भी थी। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए पश्चिम में सोन नदी था, और जो निचले दक्षिण है, दक्षिण में विंध्य पर्वत था। तो यहाँ पे देखिए नदियों और पहाड़ों के बीच में स्थित होने से यहाँ पे मगध को सुरक्षा मिलता था चारों ओर से कि हाँ दूसरा कोई यहाँ पे आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए आपको ये भौगोलिक क्षेत्र से जो है धनी था, और ये सबसे उभर कर आया आगे, और ये शक्तिशाली महाजनपद बना, और वह बना मगध, और यह पड़ता है बिहार में। तो उसको देख लिए। अब यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य जो है मिला हुआ, उसमें 4 मुख्य महाजनपद मिल के बने थे, जिसमें आपको मगध था, अवंती था, कौशल था और वत्सा। यहाँ पे मगध साम्राज्य पे देखिए बहुत सारे वंशों ने यहाँ पे मिल के शासन किया था। उसमें अगर हम बात करें वंश का, तो उसका एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे वह है हसीना मासुक के साथ है, तो यहाँ पे वह याद रहेगा। जैसे देखिए ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, उसके बाद देखिए मौर्य वंश, सुगवंश, कन्नौ और सातवाहन वंश। और ये आपके इतिहास में जब बुक पढ़िएगा आप छठा का हिस्ट्री, तो यहाँ पे इन सभी चैप्टर से थोड़ा थोड़ा चीज़ दिया गया है। केवल संस्थापक बता दिया गया है, या जो महत्वपूर्ण शासक है वो बता दिया गया है। पूरे डिटेल में इसको कवर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि यह मगध जो है बिहार में पड़ता है, और मगध का ये राजवंश है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछने के ज़्यादा चांस है। तो उसको तो हम लोग देखेंगे ही। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर रहे थे कि जो बिहार में 3 महाजनपद थे, तो एक तो हम लोग देख लिए आपका ऊपर मगध, और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे अंग को। अंग की बात करें तो देखिए यह वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर का जिला है, ये आपको पड़ता है अंग। अंग की बात करें तो राजधानी थी इसकी चंपा, और इसकी अगर हम बात करें चंपा का, तो चंपा जो था एक नदी बंदरगाह भी हुआ करता था, व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध हुआ करता था। और प्राचीन नाम इसकी बात करें तो चंपा की प्राचीन नाम मालिनी देखने को मिलता है। और बुद्धकालीन 6 सर्वश्रेष्ठ महानगर थे, यानी बुद्धकालीन के समय में, उसमें यह एक जो नगर चंपा भी था। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और मगध शासक बिंबिसार के द्वारा अंग शासक ब्रह्मदत्त को हराकर फिर अंग को मगध में मिला लिया गया था। बाद में जब बिंबिसार शासक था मगध का, तो इसने जो है अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हम आगे चलते हैं। अब आगे जो तीसरा जो है आखिरी जो पड़ता है बिहार में, वह है वज्जी। तो वज्जी की अगर हम बात करें तो वज्जी जो था वह 8 संघ से मिलकर बना था। जो अगर हम 8 संघ की बात करें तो वर्तमान में बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। तो कौन कौन था? पहला इसमें देखिए कुंडलग्राम, उसके बाद विदेह है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है, भोज है, इक्ष्वाकु है, कौरव है और उग्र है। और ये सब 8 संघ मिलकर जो है वज्जी संघ, यानी आपको वज्जी जो है महाजनपद का निर्माण किया था। और इस वज्जी की वर्तमान स्थिति देखें हम बिहार में कि ये कहाँ पे
पे पड़ता था उस समय। तो अभी का देखिएगा जो वैशाली ज़िला है, मुजफ्फरपुर ज़िला है, ये वाला जो एरिया है उस समय का वज्जी था। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली में थी। अब हम देखेंगे जो वज्जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो महावीर स्वामी को आप जानते होंगे, ये जो महावीर स्वामी थे वज्जी संघ के जो ज्ञात्रिक कुल थे यहाँ से संबंधित थे, क्योंकि महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशला देवी, ये लिच्छवीगण की रहने वाली थी और इसलिए महावीर स्वामी यहाँ से संबंधित है। उसके बाद हम बात करें अगर बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो था वह लिच्छवी शासक चेटक की बहन से शादी किया था और इसी से ही आपको अजातशत्रु का जन्म हुआ था। यानी जो अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु का ननिहाल हुआ कहाँ पे? तो यहाँ पे वज्जी संघ में। तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो देखिए महात्मा बुद्ध जो है लिच्छवियों के नियंत्रण में ही वैशाली में गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रसिद्ध नर्तकी वहाँ पे रहने वाली थी एक, वह थी अम्रपाली। तो अम्रपाली कहाँ के रहने वाली थी? वह भी आपके लिच्छवी गण के ही रहने वाली थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वज्जी में गणतात्मक व्यवस्था था, तो ये आपको एक याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अगला आपका यहाँ पे देखिए, अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसमें महाजन पद से रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसको। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी देखे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से होता है। और बौद्ध धर्म के कहाँ से? तो आपके अंगुत्तर निकाय से होता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से होता है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। ख नंबर सवाल है कि कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है? तो बताए हैं कि बिहार में जो है 3 महाजन पद थे, उसमें पहला था मगध, दूसरा था आपका अंग और तीसरा था वज्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, वह आपका है 1 नंबर यानी अंग इसमें शामिल था। क्योंकि अब देखिए 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर ई भी आ गया है, तो आपके ऑप्शन में जो है 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है या 1 भी नहीं रह सकता है। तो ये जो है आपको तीनों कम से कम पूरा याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग नंबर सवाल है कि राजा जो है भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो महाजन पद काल में जो है राजा 1/6 भाग जो है आपको हिस्सा प्राप्त करता था टोटल उपज का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घ नंबर सवाल है कि मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु की यहाँ पे जो राजधानी थी वह कहाँ पड़ती थी? तो वह पड़ी थी राजगिरी में। अभी हम देखें मगध की राजधानी राजगिरी ही था। निम्न में से कौन सा एक गणराज्य था? तो यहाँ पे देखिए आपको बताए हैं कि 2 गणराज्य था, उसमें पहला इसमें क्या था? तो एक लिच्छवी भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करेंगे इसमें खाली स्थान को भरने के लिए कि पहला क्वेश्चन है कि अवंती का राजा खाली स्थान था। तो अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा था चंद्रप्रदोत। तो यहाँ पे आप चंद्रप्रदोत भर दीजिए। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए कि वज्जी संघ की राजधानी थी। तो वज्जी संघ की राजधानी अभी देखे हैं कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो आपको वैशाली थी। आपको जितने भी बिहार में जो आपके महाजन पद था उसका महाजन पद के बारे में टोटल चीज़ याद रहना चाहिए, चाहे वह राजधानी हो चाहे वह कुछ भी हो। तो यहाँ पर उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। तीसरा नंबर सवाल है ग नंबर कि पाटलिपुत्र की स्थापना खाली स्थान ने की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वह की थी अजातशत्रु ने। तो यहाँ पे आप अजातशत्रु भर दीजिए और फिर बाद में जो है पाटलिपुत्र जाके उदयन के समय आपको राजधानी बन जाएगी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। नंद वंश के शासक खाली स्थान के समय सिकंदर का भारत पर आगमन हुआ था। तो नंद वंश के समय शासक कौन था? तो वह था घनानंद। घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो वह आपको घनानंद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंग नंबर सवाल है कि लिच्छवी खालिस्तान संघ का एक गण था। तो लिच्छवी किसका संघ था? तो बताए हैं कि आपको वज्जी में टोटल 8 संघ थी, जिसमें एक लिच्छवी भी था। तो यहाँ पे वज्जी भर दीजिए, आपको यहाँ पे वज्जी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा और जितने भी 8 था आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह बिहार से संबंधित था, तो आपसे क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर, वह है अध्याय 8। और अध्याय में जो है यहाँ पे दिया गया है नए प्रश्न नवीन विचार। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा चैप्टर जो है आपको पढ़ना पड़ रहा है कुछ दूसरा कुछ में, लेकिन यहाँ पे यह हिस्ट्री में पढ़ना है। और यहाँ पे चर्चा है एक गौतम बुद्ध और आपके जैन धर्म की, यानी आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो संबंध है वह आपको बिहार में बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्र था, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह बिहार के इतिहास में आपको पढ़ना है। तो इसको अच्छे से जब तक कवर नहीं कीजिएगा, यहाँ से आपको गारंटी है आपका 2 से 3 सवाल जो है आपको इस चैप्टर से पूछना ही वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन जो पड़ता है वो आपको नेपाल में पड़ता है, रुमेंदेई में। उसके बाद इनके पिता कौन थे? सुधोधन थे। सुधोधन थे ये आपके कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता थी महामाया देवी, लेकिन 1 सप्ताह के जन्म देने के बाद ही यह इनकी ये चल बसी थी, और इनका जो लालन पालन किया था वह की थी इनकी मौसी, जिनकी नाम थी कौन? तो आपके विमाता प्रजापति यानी गौतमी प्रजापति
प्रजापति इनका नाम था। और जब जन्म लिए थे भगवान बुद्ध तो इनका शुरू में यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद इनका देखिए विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से, और इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम है राहुल। तो इनका बेटा राहुल हो गया, और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके शिष्य बने। तो शिष्य कौन थे? तो वह थे आनंद और उपाली। तो यहाँ पे ये 2 शिष्य याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए शादी के बाद इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था, और घर त्यागने की जो घटना कहलाती है वह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। और इनका एक सारथी था, वह था चन्ना जिसका नाम था। इसके प्रिय एक घोड़ा था जिनका नाम था कंथक। प्रारंभिक इनके गुरु कौन था? तो ये जब घर त्यागे थे तो सबसे पहले इन्होंने अलार कलाम से जो है दीक्षा ली थी। तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं अलार कलाम, और इनके प्रारंभिक गुरु थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वह आपके बोध गया जो है बिहार में, वहाँ पे हुई थी, जिसको उस समय उर्वेला कहते थे। और कब हुई थी? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और इसलिए जो है इनको बुद्ध कहा जाता है। तब से ये बुद्ध कहा है, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहला वर्ष कहाँ बिताया था? तो वह बिताया था सारनाथ में। और सारनाथ में एक कुटी था, उसका नाम था गुलकंद कुटी। तो यहीं पे इन्होंने बिताया था। और अंतिम जो वर्षवास था यानी जीवन का जो आखिरी पल बिताए थे वह आपको बिताए थे वैशाली में। वैशालू में बेलूग्राम बिहार पड़ता है, ये वहीं पे थे। उसके बाद हम बात करें इनकी ज्ञान की प्राप्ति स्थल, तो बताए हैं कि गया में जो है बोध गया, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे एक नदी थी जो अभी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, वह निरंजना नदी और फल्गु नदी दोनों एक ही है। इसी के तट पे जो है बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह जो ज्ञान की प्राप्ति घटना होती है उसको कहलाती है संबोधि। उसके बाद देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने पहली बार जो उपदेश दिए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ जो है अगर हम बात करें तो ऋषिपत्तनम एक जगह था, वहीं पे दिए थे। और सबसे पहले इन्होंने 5 साथियों को अपना यह ज्ञान दिए थे। और ये जो आपको सबसे प्रथम उपदेश वाली जो घटना है वह कहलाती है धम्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन भी आपको याद रखिएगा कि सबसे पहले जो उपदेश वाली घटना है भगवान बुद्ध की वह कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। अब हम बात करेंगे इसके सर्वाधिक उपदेश का। तो भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह दिए थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती जो थी कौशल की राजधानी थी। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है वह दिए थे एक सुभद्र नामक व्यक्ति को, और यह कुशीनगर का था। तो आपको ये अंतिम हो जाएगा। धर्म प्रचार स्थल इनका कहाँ कहाँ पे रहा? तो मगध में, अंग में, काशी में, मल्ल, शाक्य, वज्जी और कौशल में जो है यहाँ पे ये धर्म प्रचार स्थल इनका था। जीवन का अंत की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती है? तो कुशीनगर में, जहाँ पे इन्होंने आखिरी उपदेश दिया था किसको? तो सुभद्र नामक व्यक्ति को। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कुशीनगर पड़ता है यूपी में। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन था आपको वैशाख पूर्णिमा, और इनको मरने की जो घटना होती है वह कहलाती है महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे इस घटना से संबंधित जो भी घटना है ये सब चीज़ों को भी याद रखिएगा, हालांकि उसको हम लोग आगे एक जगह देख लेंगे। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा जब घर त्यागे थे तो गृह त्याग के समय जब रास्ते में देखिए वो कारण क्या था घर छोड़ने का? तो गौतम बुद्ध के द्वारा देखा गया था 4 दृश्य, और यह 4 दृश्य देखकर इन्होंने घर त्यागने का मन बना लिया था। तो वो 4 दृश्य कौन था? तो एक था पहला उसमें वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वह बहुत दुखी में था। उसके बाद देखिए बीमार व्यक्ति को देखा तो वह भी दुखी में था। उसके बाद देखा एक मृत व्यक्ति, तो व्यक्ति तो मर गया था, लेकिन उसके किनारे जो व्यक्ति बैठा था वह भी चारों तरफ रो रहा था। तो नहीं यहाँ पे देखिए बूढ़ा व्यक्ति को खुशी है, ना आपको बीमार है उसको खुशी है, ना मर गया उसके रिलेटिव को भी खुशी है। और एक व्यक्ति देखा उसने किसको? तो सन्यासी मुद्रा में एक सन्यासी बैठे थे, वह एक प्रसन्न मुद्रा में थे। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे सांसारिक जीवन से छुटकारा पाना है और हमें भी सन्यासी बनना है, इसलिए इन्होंने घर को त्याग दिया था। और बुद्ध ने जो देखिए सिद्धांत दिए थे, इनका सिद्धांत था विश्व जो है दुखों से भरा है, क्योंकि ये चारों तरफ दुख इनको नजर आया था। तो यहाँ पे इनका सिद्धांत है विश्व दुखों से भरा है, और यह सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो तृष्णा, इच्छा और उम्मीद। अगर किसी से आप उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं, अगर वह उम्मीद आपका पूरा नहीं होता है तो आपको दुख होना लाजिमी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यही चीज़ें आपको भगवान बुद्ध उस समय बता दिए थे कि किसी से आप इच्छा और उम्मीद मत रखिए। अगर हम बात करेंगे आगे इनके द्वारा अष्टांगिक मार्ग की, जो आपके बुक में भी दिया गया है, तो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग जो है आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने दिए थे। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन था? तो सबसे पहला उसमें है सम्यक दृष्टि, यानी जो है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखिए, ना कि उसको बनावटी रूप में। उसके बाद है सम्यक संकल्प, यानी भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का यहाँ पे त्याग कीजिए। सम्यक वाक है, यानी सदा हमेशा सत्य बोलना है। सम्यक कर्म, यानी सदा सत्य कर्म करते रहना चाहिए। सम्यक आजीविका, यानी सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, न यहाँ की चोरी करना और डकैती के द्वारा अर्जित करना। उसके बाद है सम्यक व्यायाम, यानी हमेशा जो है मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न कीजिए। उसके बाद समय के स्मृति, यानी मिथ्या धारणाओं की परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण कीजिए। यहाँ पे आपको
अगला है सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता। तो ये आपको अष्टांगिक मार्ग दिया गया था दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा। इन 8 मार्ग का अनुसरण करने वाले का अगर आप करते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति यानी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। तो यहाँ पे निर्वाण समझ लीजिए। और निर्वाण की प्राप्ति जो है वर्तमान जीवन काल में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी तो समझ लीजिए आप दुनिया से ऊपर चले जाइएगा। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में यही अंतर है कि निर्वाण जो है आप जीते जी पा सकते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है आप इसको मौत के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे भगवान बुद्ध के जो इन्होंने त्रिरत्न दिया था। तो इनके जो त्रिरत्न थे कौन कौन थे? पहला उसमें है बुद्ध, दूसरा है धम्म और संघ। तो बुद्धम संघ इसको याद रखिएगा। और किस बौद्ध संगति में जो है विवादास्पद माना जाता है? तो आपको मालूम होगा कि ऐसे तो आपको सबको मालूम होगा कि हाँ जो बौद्ध संगति हुआ था तो वो 4 हुआ था, यानी बौद्ध सभा 4 ही हुआ था। लेकिन आपके किताब में अगर पढ़िएगा SCERT जो सरकारी किताब है, जो बिहार का किताब है, तो उसमें ये 5वां बौद्ध संगति के बारे में पढ़ना है। और हम लोग आगे इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ किसके समय में कब और क्यों हुआ था। तो आगे आप बने रहिएगा। 5वें बौद्ध संगति विवादास्पद माना गया है, लेकिन आपके बुक में SCERT बुक में पढ़ना है। समझ लीजिए अब जो सरकारी किताब चलता है उसमें, यानी जो इस बुक में कवर करना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसको विवादास्पद माना गया है, लेकिन इसको पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे बुद्ध के अनुयायी, देखिए बुद्ध तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे 2 भागों में बटे थे। उसमें पहले थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक कौन कहलाते थे? तो आप सुने होंगे बौद्ध भिक्षु। देखिएगा कहीं आप देखिएगा जो है आपको गेरुआ वस्त्र पहन के या आपको जो बौद्ध भिक्षु होकर देखिएगा घूमते रहते हैं, तो सीधे कहते हैं अरे बौद्ध भिक्षु जा रहा है। तो बौद्ध जो भिक्षुक थे वो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे। और जो एक थे उपासक, उपासक क्या थे? तो गृहस्थ जीवन जीते हुए आपको बौद्ध धर्म अपनाते थे और उसका पालन करते थे, और वह कहलाते थे उपासक। तो उपासक और भिक्षुक में आप अंतर समझ लिए होंगे। देखिएगा वो जो कहीं पे आप देखते होंगे जब जाते होंगे गया, बोध गया में, तो वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु देते होंगे देखिएगा आपको पूरा केवल पूजा पाठ में करते हैं या प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। लेकिन उपासक जो है वह बौद्ध धर्म को मानते हुए यानी गृहस्थ जीवन जीते हैं, जैसे खेती करना या परिवार करना या शादी करना, ये सब चीज़ें जो है इनका चलते रहता है। तो आपको उपासक और भिक्षुक में भी अंतर समझ लिए होंगे। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के उच्चारण मंत्र में, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे या उपासक थे ये कौन से मंत्र पढ़ते थे? तो इनका मंत्र याद रखिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी जो त्रिरत्न था, अगर आप देखेंगे होंगे ऊपर त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म और संघ, तो यहाँ पे इसी में है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम यहाँ पे तपस्या कहाँ की थी? तो तपस्या जो किए थे सबसे पहले उर्वेला में किए थे। और उर्वेला में ही इनको 5 जो है इनके साधक मिले थे। वो 5 साधक कौन थे? तो कौंडिन्य थे, वप्पा थे, भादिया थे, महानामा थे और असागी थे। तो यहाँ पे ये जो उर्वेला में ये 5 मिले थे, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए थे बोध गया। जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर भगवान जो बुद्ध थे उर्वेला आए, और उर्वेला में आने के बाद जो है इन जो 5 दोस्त थे इन्हीं को सबसे पहले इन्होंने जो है आपको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कराई थी। तो ये आपको याद रखिएगा, यानी जो प्रथम उपदेश दिए थे इन्हीं 5 को दिया गया था। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था कौशल राज्य में, याद रखिएगा। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती में ही बुद्ध के जो एक डाकू मिला था उसका नाम था अंगुली माल डाकू। जब आप पढ़े हुए किसी बुक में कि अंगुली माल डाकू के बारे में, तो अंगुली माल जो डाकू था वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह आपको श्रावस्ती का ही रहने वाला था, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि प्रथम उपदेश तो देखे ही है वह आपके सारनाथ के में दिया गया था। और बुद्ध ने सबसे अधिक समय कहाँ पर बिताया था? तो वह आपके कौशल राज्य में ही बिताया था। कितना वर्ष? तो 21 वर्ष। आगे हम बात करेंगे बौद्ध संगति के बारे में, यानी जो बौद्ध सभाएं हुई थी उसके बारे में। तो अगर हम बात करें बौद्ध सभा की, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको 4, 5वां को विवादास्पद मानता है, लेकिन आपको आगे पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? तो वह राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और किसके समय काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में यह हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता की थे सबकमीर ने। और इसके संग इस जो आपको उस समय शासक थे वह थे कालाशोक। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि यह आपको बिहार से संबंधित है, यानी बिहार के इतिहास में यह सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा पटना में। और यहाँ पर अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्तिस ने। और यहाँ पे अशोक के समय में यह हुआ था। 72 AD में, यानी 72 आपको ईस्वी में हुआ था कुंडलवल कश्मीर में। और यह जो हुआ था वसुमित्र के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और यह कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये आपको थोड़ा
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे देखिए जितने भी जो बौद्ध सभाएं हुई थी इसमें कुछ घटना घटित हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, वहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ था और आनंद के द्वारा सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। तो यहाँ में सीधा पूछता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध सभा में हुआ था, तो पहले बौद्ध सभा में हुआ था। दूसरा बौद्ध सभा में क्या हुआ था, तो दूसरा बौद्ध सभा में याद रखिएगा कि भिक्षुओं में मतभेद हो गया था और इसी कारण जो है बौद्ध संघ जो है 2 विभाजन हो गया था और वे एक आप कहलाता था स्थविर और दूसरा महासंघिक। तो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद एक तीसरा हुआ था, तीसरा में क्या हुआ था, तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। तो 3 पिटक थे आपको, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और यहाँ पे एक आपके हो गए कौन, तो अभिधम पिटक। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रथम में जो था सुत्त पिटक और विनय पिटक था और तीसरा में अभिधम पिटक था। तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और चौथा जो आपका बौद्ध सभा हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म का यहाँ पे विभाजन हो गया था और इसमें क्या हुआ था, तो 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। पहला इसमें हीनयान और दूसरा यहाँ पे क्या था, तो आपके महायान था। जबकि दूसरे में देखे है तो यहाँ पे बौद्ध संघ में विभाजन हुआ है, ना कि बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में विभाजन पूछे तो आपके चौथा में और बौद्ध संघ में पूछे तो आपको दूसरा में। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा आपको याद रख के जाइएगा। आगे अब हम बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में। तो अभी देखे हैं त्रिपिटक में, तो पहला जो है आपके विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा है आपके अभिधम पिटक। अभी हम देखे हैं जो विनय पिटक और सुत्त पिटक था ये आपको पहले बौद्ध सभा में इसका संकलन किया गया था और जो अभिधम था वह तीसरे में संकलन किया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है सुत्त पिटक और इसमें क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। उसमें देखिए सबसे छोटा है आपके विनय पिटक, इसमें संघ के नियम बताए गए हैं और एक है अभिधम पिटक, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो ये तीनों पिटक के बारे में याद रखिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा पिटक था शून्य पिटक, तो सुत्त पिटक को ही जो है बौद्ध ग्रंथ में इसको इनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। तो ये आपको सुत्त पिटक के बारे में याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ बौद्ध धर्म के विद्वानों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले इसमें है अश्वघोष। अश्वघोष की बात करें तो ये अश्व जो घोष थे वह कनिष्क के समय में थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था बौद्ध धर्म से संबंधित और वह थे बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है ये आपको बुद्धों का रामायण इसको बोला जाता है और इस बुक में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का प्रथम ग्रंथ इसको बोला जाता है। तो बुद्ध चरित्र के बारे में याद रखिएगा। जो अश्वघोष लिखे हैं और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन की बात करें तो यह बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, जिसे शून्यवाद के नाम से भी जानते हैं। और नागार्जुन को जो है पारा की खोज की थी और इसलिए इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। तो नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उसके बाद है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की बात करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था विशुद्धि मार्ग और यह हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद हम बात करें असंग और वसुबद्धु की, तो ये 2 भाई थे और दोनों बौद्ध भिक्षु थे और महान कृति इनकी थी अभिधम घोष और बौद्ध धर्म का विश्वकोश इसको माना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कश्यप मतंग की, तो ये चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे कौन, तो कश्यप मतंग। मोगलीपुत्तिस की बात करें तो अशोक के समकालीन थे और तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे अब हम बात करेंगे वसुमित्र। वसुमित्र की बात करें तो ये कनिष्क के दरबारी थे और चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी और इनके द्वारा एक रचना किया गया था कौन, तो महाविभा सूत्र। और यहाँ पे इसमें क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म का इसको विश्वकोश बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा, ये आपको जो कनिष्क थे उसके दरबार में रहते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशेष यहाँ पे जो है रिलेटिव जो आपके भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अभी देखें आप, इनका जो जन्म हुआ था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या आपको इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ये तीनों जो घटना हुआ था वो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रहेगा, क्योंकि इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और इनका मरण जो तीनों चीज़ हुआ है वो आपको वैशाख पूर्णिमा का हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग इनके जो वैशाख पूर्णिमा है उसको मनाते हैं। और इसी के अवसर पे देखिएगा जब 18 मई 1974 को प्रथम बार भारत में जो परमाणु सफल का परीक्षण किया गया था तो उसका नाम रखा गया था बुद्धा स्माइलिंग, क्योंकि ये जो घटना हुई थी यानी जो पहली बार जो परमाणु का सफल परीक्षण हुआ था उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था, इसलिए इसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो यहाँ से ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे। गौतम बुद्ध ने अभी बताया है कि इनका जब सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे था, तो आपको
श्रावस्ती में था। और आनंद कौन थे, तो आनंद जो था इनका गौतम बुद्ध का परम शिष्य था और इसका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा आनंद का, तो स्त्रियों को संघ की सदस्यता यहाँ पे इन्हीं के कहने पे दी गई थी। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु अब बिंबिसार का पुत्र था और आजीवक संप्रदाय का यह संस्थापक था। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के संपर्क में था और बाद में यह बुद्ध के संपर्क में आ गया था। और सुबक्ष कौन था, तो सुबक्ष जो है कुशिनारा का व्यक्ति था जिनको अंतिम शिष्य था, क्योंकि इन्हीं को जो है अंतिम बार जो है उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और जो तिथि है इनका, जो मतलब जन्म और मृत्यु की तिथि हम निर्धारित करते हैं, वह चीनी अभिलेख है कैंटोन, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इनकी मान्यता अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में मान्यता क्या थी, तो बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी यानी बौद्ध धर्म के जो लोग थे वह ईश्वर को नहीं मानते थे। अनात्मावादी यानी इनका कहना था कि आत्मा जो इनका अनात्मावादी है, यानी आपको ये अगर हम बात करें तो ये अनात्मावाद यानी आत्मा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इसका एक शाखा था, वह था सामित्य, वह आपको ईश्वर में मानता था। पुनर्जन्म में ये लोग मानते थे, यानी इनका मानना था कि हाँ पुनर्जन्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 483 BC में हुआ था और ये कहाँ पे, तो कुशिनारा में हुआ था। और कुशिनारा एक निवासी था, कुशिनारा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदकुंद या चंदू या कुंदू उसको नाम था। और इस यहीं पे क्या हुआ था, तो इसके घर में भगवान बुद्ध वहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद उनके उदर विकार हो गया यानी पेट दर्द करने लगा और 80 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मरने से पहले बुद्ध जो है अंतिम उपदेश जो है सुबक्ष नामक व्यक्ति को दिया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। जबकि कुशिनारा में एक चंदू या कुंद नामक व्यक्ति था, उसी के घर इन्होंने खाना खाया था। अगर हम बात करेंगे आगे भगवान बुद्ध के बारे में, तो भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया गया। जैसे 8 स्तूप कहाँ कहाँ पे, तो देखिए पहला है लुम्बिनी में, दूसरा श्रावस्ती में, तीसरा बोधगया में है, सारनाथ में है चौथा, उसके बाद राजगीर में 5वां, उसके बाद देखिए 6ठा है कुशीनगर में, उसके बाद 7वां है वैशाली में और आपके 8वां है संकाशी में। तो ये आपको 8 जगह जो है बौद्ध का स्तूप बनाया गया है जहाँ पे इनके अवशेषों को रखा गया है और इन सभी स्तूपों को जो है अष्ट महाचिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे देख लिए। अब हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान जो बुद्ध थे वह प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वह वैशाली जाते थे और वैशाली की ही रहने वाली थी कौन, तो आपके अम्रपाली। उसके बाद हम बात करेंगे वैशाली में रहने वाली अम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। उसके बाद बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत जो है लिया गया है और वो छंदो उपनिषद से लिया गया है। तो पंचशील सिद्धांत कौन था, तो इनका 5 सिद्धांत जो दिया गया था बौद्ध धर्म में वह था हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे का सेवन नहीं करना, पराय धन का लोभ नहीं करना और दुराचार से दूर रहना। तो ये आपके पंचशील सिद्धांत बोले जाते हैं बौद्ध धर्म के। अब हम बात करेंगे आगे कि गौतम बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति का जो निर्माण है वो आपके गंधार कला में हुआ है, लेकिन पहला जो मूर्ति बना था भगवान बुद्ध का वह बना था मथुरा कला में। तो ये आपको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गंधार कला में, लेकिन पहली जो मूर्ति है इनकी मथुरा कला में बनी थी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे भगवान बुद्ध से संबंधित घटना और इनके प्रतीक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित जो घटना है गर्भ वाली, तो गर्भ को बोलते हैं हाथी। जब ये जन्म लिए थे तो जन्म के जो प्रतीक था उसको कमल कहा बोला जाता है। यमन यानी जवान हुए तो ये इनका सांड से किया गया। उसके बाद गृह त्याग यानी जो घर त्यागा था तो उसको महाबनिष्क्रमण कहते थे और ये घोड़ा इसका प्रतीक था। ज्ञान प्राप्ति हुआ तो आपको बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, तो यहाँ पे इनका ये प्रतीक बन गया। समृद्धि इनकी क्या थी, तो शेर की थी। प्रथम ये प्रवचन जब दिए थे तो यहाँ पे धर्म चक्र था, तो यहाँ पे चक्र हो गया। निर्वाण की जब प्राप्ति हुई थी तो इनको पद चिन्ह प्रतीक दिया गया और मृत्यु हो गई तो यहाँ पे स्तूप बना दिया गया, तो ये स्तूप इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए बुद्ध ने सबसे पहले अपने उद्देश्यों का प्रचार जो किया था वह कहाँ पे, तो आपके पाली भाषा में किया गया था। और पाली जो भाषा थी उस समय की वह बहुत जगह ज़्यादा तक फैला हुआ था, इसलिए जो है बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित में हुआ जैन धर्म की तुलना में। बंगाल के एक आपको शासक थे जिसका नाम था शशांक। ये शशांक जो था आपको गौड़ वंश का शासक था। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको शशांक के बारे में, जब पढ़ेंगे वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश, तो यहाँ पे यह देखने को मिलेगा। तो ये आपको शशांक जो था गौड़ वंश का शासक था और इसी के द्वारा ही जो बोधि वृक्ष था जहाँ पे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसने उस पेड़ को कटवा दिया था। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों उपदेश दिया गया था। और तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि वह कौन शासक था जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समकालीन था, तो वह आपके बिंबिसार था। उसके बाद हम बात करें गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नहीं सौंपा था। तो ये आपको याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उससे पहले ये नहीं कहे थे कि हम मर जाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे
स्थान लेगा वो कोई लेगा, तो ये आपको कहा गया था। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो याद रखिएगा। और जातक कथा में बुद्ध धर्म की पुनर्कहानी कहा गया है। और बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो 4 आर्य सत्य दिया गया है। और 4 आर्य सत्य कौन है, तो उसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधागामी प्रतिपदा। यहाँ पे 4 जो आर्य सत्य दिए गए हैं वह बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के। देखिए बौद्ध दर्शन में 3 मूलतः सिद्धांत है। एक आपका अनिश्वरवादी, इन्होंने यानी ये लोग ईश्वर को मान्यता इसमें बौद्ध धर्म में नहीं थी। अनात्मावादी यानी ये आत्मा को नहीं मानते थे। और ये क्षणिकवादी थे, यानी ये कुछ भी अस्थाई इनमें नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। ये 3 जो है मूल सिद्धांत थे बौद्ध दर्शन के। इन 3 सिद्धांतों पर ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई थी। जैसे आप सुने होंगे थेरवाद, वैभाषिक, माध्यमिक, उसके बाद योगाचर और ये स्वतांत्रिक, तो ये आपके क्या है, तो बौद्ध सिद्धांत थे। और इसमें सबसे जो प्राचीन है वो आपके थेरवाद है। और थेरवाद जो है आपको वर्मा जो है म्यांमार, वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का शाखा थी थेरवाद वाली, तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपके SCERT बुक में दिया गया है। आगे हम बात करेंगे कुछ बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालयों के बारे में, तो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बौद्ध धर्म संबंधित है और यह आपके बिहार की बौद्ध धर्म थी। उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। और इसका जो स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। और यहाँ पे यह कहाँ पे स्थित है, तो आपको बिहार में स्थित है, बड़गांव में। उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय, ये आपको भावनगर गुजरात में पड़ता है और यह भट्टमार्क नामक व्यक्ति ने स्थापना किया था। उदंतपुरी की बात करें तो यहाँ पे बिहार शरीफ में पड़ता है ये। और ये गोपाल नामक जो है गोपाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसी गोपाल वंश के एक व्यक्ति थे धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये भी पड़ता है बिहार के अंचित गांव में। उसके बाद देखिए सोमपुर विश्वविद्यालय है, एक नौगांव पर बांग्लादेश देश में पड़ता है, क्यों, और इसको भी धर्मपाल ने बनवाए थे। और उसके बाद देखिए रामपाल ने बनवाया था एक नगदल विश्वविद्यालय जो राजशाही बांग्लादेश में पड़ते हैं। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विश्वविद्यालय थे जिसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम बौद्ध धर्म के बात करेंगे जैन धर्म की। और जैन धर्म में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हम देखेंगे महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। जैन धर्म की बात करें तो जो यहाँ पे जो देख रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो वह हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम वैशाली जो बिहार में पड़ता है यहाँ पे हुआ था। इनके पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनकी माता थी त्रिशला। अभी देखें हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, जब आपको पढ़ रहे थे महाजनपद तो आया था वहाँ पे लिच्छवी, तो यहाँ पे इनकी माता त्रिशला थी और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी थी यशोदा। और यशोदा के बारे में याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनके पुत्री थी एक अनुजा जिसको प्रियदर्शनी बोला जाता है। और इनका दामाद था जमाली, यानी जमाली जो था अनुजा यानी प्रियदर्शनी से शादी किया था। इसका एक बड़ा भाई था आपको महावीर स्वामी के, तो महावीर के बड़े स्वामी थे नंदीवर्धन। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम है हजारीबाग के निकट, वहाँ पे इनको रिजुपालिका एक नदी है जिसको बराका नदी बोला जाता है, वहीं पे एक सौगान का वृक्ष था यानी सगवान का, उसी के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम जो वर्ष बिताया था अस्थि ग्राम में बिताया था और आखिरी वर्ष पावापुरी में बिताया था। और पावापुरी में ही जल मंदिर है जो आपके बुक में दिया गया है एक पॉइंट, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, इनका प्रतीक था सिंह। और प्रथम इनके शिष्य थे जमाली जो इनका दामाद था। और प्रथम इसके शिष्या की बात करें तो यहाँ पे शिष्या होगा तो वह थी चंदना जिसको चंपा बोलते थे और वह विष्णु संघ की प्रमुख होती। और प्रथम उपदेश इन्होंने क्या दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में विपलांचल की जो पहाड़ी है बराका नदी यहीं पे इन्होंने दिया था। और प्रथम ये जो प्रमुख इनको उपाधि मिला था तो वह इनको बोला था कैवल्य संपूर्ण, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य कहलाए। उसके बाद जीन कहलाए, अहर्त और निर्ग्रंथ, तो ये आपको इनकी उपाधि हो गई। और इनका जीवन का अंत कब हो गया, तो वह हुआ था 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पे, तो आपको पावापुरी में हो गए थे जो नालंदा में पावापुरी पड़ता है। और वो जो आपके पावापुरी उस समय का क्षेत्र था वह मल्ल शासक जो गणराज्य था सृष्टिपाल उसी के क्षेत्र में आता था। और इनका जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था वहीं आपके पावापुरी नालंदा बिहार में हुआ था। और यहीं पे आपके एक जल मंदिर है पावापुरी में।
आगे हम बात करेंगे त्रिरत्न का, यानी जो जैन धर्म का त्रिरत्न था। तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वह सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया गया था, और इसमें सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है। यहाँ पे सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास, और सम्यक चरित्र यानी इंद्रियों और कर्म पर अपने नियंत्रण होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अब इनके मान्यता क्या थी जैन धर्म में। तो जैन धर्म में मान्यता थी कि अहिंसा पर जो है इसमें ज़्यादा बल दिया गया था, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पुनर्जन्म और कर्मवाद में इसमें विश्वास रखा गया था, वर्ण व्यवस्था की इसमें निंदा की गई थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता जो है यहाँ पे नहीं दिया गया था, यानी यह अनिश्वरवादी थे बौद्ध धर्म की तरह ही, और इसमें आत्मा की मान्यता थी। देखे थे बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते थे लोग, यहाँ पे मानते थे, और वैदिक के यज्ञ विधान कर्म कांड का यहाँ पे विरोध किया इन्होंने, और जाति प्रथा और लिंग भेद की भी निंदा की थी। तो ये आपको याद रखिएगा। जैन धर्म में देवताओं को अस्तित्व को स्वीकारा गया है, लेकिन उसका स्थान जो है इसके मतलब ये नीचे रखा गया है, ऊपर नहीं रखा गया है। जैन धर्म में मानने वाले कुछ शासक है जो एग्जाम में पूछता है, जैसे मिलान करने के लिए देता है कि हाँ कौन किसको मानता था। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो आपको जैन धर्म को मानते थे, और आपको मालूम होगा ये आपको जाकर बाद में संलेखना विधि से मृत्यु प्राप्त कर लिए थे। तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार जो थे ये भी मानते थे। महापद्मनंद, घनानंद, विदुसार, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल और चंदेल शासक जो थे ये सभी के सभी जैन धर्म के मानने वाले शासक थे। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जैन तीर्थ स्थल जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है समेध शिखर जो पड़ता है झारखंड में। ये जो है आपका समेध शिखर जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। यह इस पहाड़ी पे 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे मुक्ति ली थी, और पार्श्वनाथ ने अपना शरीर भी यहीं पे त्याग दिए थे, यानी आपको 20 तीर्थंकरों की जो मृत्यु आपको समेध शिखर में हुई थी। पावापुरी कहाँ पड़ता है तो अभी बताए हैं आपको, नालंदा में पड़ता है बिहार में। यहाँ पे महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में, और यहीं पर चंद्रगुप्त जो मौर्य थे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी संलेखना विधि से, यानी भूखे प्यासे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। अगला इसमें है राजगिरी। राजगिरी की बात करें तो आपको यहाँ पे राजगिरी में क्या था, तो यहाँ स्थित 5 पहाड़ों में से विपलांचल की जो पहाड़ी है यहीं पे जो है आपको महावीर स्वामी के द्वारा पहला बार उपदेश दिया गया था। और गिरनार पड़ता है सौराष्ट्र में, जो यहाँ पे नेमिनाथ जो थे, नेमिनाथ का जन्म हुआ था, और ये जैन धर्म से संबंधित थे। अयोध्या की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव यहीं पे जन्म लिए थे, और इनके साथ 5 अन्य तीर्थंकर भी थे जिनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। विपलांचल की जो पहाड़ी पड़ती है बिहार में, वह महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश यहीं पे दिया गया था। माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में, और माउंट आबू में सुने होंगे दिलवारा का जैन मंदिर, जो आपके ऋषभदेव की मूर्ति यहाँ पे है। तो ऋषभदेव का मूर्ति कहाँ पे है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। और श्रवण बेलगोला अभी देखे हैं, और यहाँ पे भी एक मूर्ति है जो है गोमतेश्वर की, और गोमतेश्वर को ही बोला जाता है बाहुबली की मूर्ति, और यहाँ पे इसका निर्माण कराया था गंग सेनापति चामुंड राय ने। और गोमतेश्वर जो है ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रत्येक 12 साल पे यहाँ पे एक पूजा होती है, जहाँ पे इसको दूध और दही से इनको स्नान कराया जाता है, और इसको महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। बाहुबली का मूर्ति कहाँ पे है, तो ये आपको श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। यही आपका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जैन प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका देख रहे हैं ये जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह है, जो 1975 में जैन समुदायों के द्वारा यहाँ पे अपनाया गया था महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण दिवस के अवसर पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की। तो यहाँ पे बुराई किया ही गया था, और जैन धर्म में यहाँ पे आगे चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे प्रमुख जैन साहित्य के बारे में। देखिए जैन साहित्य को आगम बोला जाता था, और प्रारंभिक जैन साहित्य जो था अर्धमगधी में लिखा गया था। एक थे आपके कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र है वो भी आपके जैन साहित्य है। इसको लिखा गया था भद्रबाहु के द्वारा, और यह इसकी जो भाषा थी संस्कृत में थी, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है इसमें लिखा गया है। अब हम बात करेंगे भगवती सूत्र के बारे में। भगवती जो सूत्र है वह महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में है, और यह इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। अभी हम बताए थे ऊपर कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लिखा गया था, तो आपको महाजनपद की चर्चा भगवती सूत्र में है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। आचारांग सूत्र की बात करें तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम का इसमें उल्लेख किया गया है। अब हम देखिए यहाँ पे जैन धर्म का विभाजन की बात करें तो जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो आपको 2 में हुआ था। आपको आगे इसमें पता चलेगा। यहाँ पे इसका कारण हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे इसको हम देख लेंगे जब हुआ था। तो ये आपको दिगंबर और श्वेतांबर में ये दोनों बट गए थे, और दिगंबर जो थे आपके नग्न रहने वाले व्यक्ति थे, और ये भद्र बाहु के नेतृत्व में रहते थे, जबकि एक थे श्वेतांबर और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, और इसका जो नेतृत्व करता थे वह थे स्थूल भद्र। तो यहीं आपके जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। अब यहाँ पे देखिए
जैन संगतियाँ भी हुई थी और वह 2 हुई थी, जैसे बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, हालांकि ये 5 हुई थी, लेकिन यह जैन संगति है। तो जैन संगति विधि हुई थी, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में और यह 300 BC में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र ने। और द्वितीय जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 BC में और इसकी अध्यक्षता किए थे कौन, तो आपके क्षमा सरवन, जिसको देवी दर्गन भी बोलते हैं। तो ये आपको देख लिए। और जैन धर्म देख लिए 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर था तो यहाँ पे श्वेत वस्त्र पहनता था और जो दिगंबर था तो यह नग्न रहता था। और देखिएगा, और जो भद्रबाहु था तो वो आपको क्या था, तो दिगंबर का नेतृत्व करता था और जो स्थूलभद्र था वो आपको श्वेतांबर का था। यहाँ पे कुछ अंतर भी एग्जाम में पूछता है, जैसे श्वेतांबर जो था वो आपको मगध में रह गया था और जो दिगंबर था वह चले गए थे दक्षिण में। क्यों गए थे, क्योंकि अकाल आ गया था उस समय, तो अकाल के कारण जो है कुछ लोग रुक गए थे बिहार में ही, मगध में ही, और कुछ लोग दक्षिण में चले गए थे। तो जो लोग दक्षिण में गए वहाँ पे उसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था और वो दक्षिण वाले कहलाए। और जो श्वेतांबर जो थे आपको मगध में ही रह गए और वे स्थूलभद्र के नेतृत्व में रह गए। तो यही इसके बीच में थोड़ा अंतर है। और अंतर और चीज़ आती है, जैसे श्वेतांबर जो लोग थे उनका कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के हेतु वस्त्र जो है त्यागना जरूरी नहीं है। स्त्रियाँ को ये लोग निर्वाण के योग्य मानते थे और भोजन की आवश्यकता जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बोलते थे करेंगे। उसके बाद यह महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे और इनके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार जो 23वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ, ये लोग श्वेतांबर लोग मानते थे कि ये स्त्री है, जबकि दिगंबर लोग मानते थे ये पुरुष है। यह जैन धर्म के आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो दिगंबर को होते हैं वह जैन धर्म के जो आगम ग्रंथ है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यही कुछ अंतर है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। आगे अब हम बात करेंगे कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनाया था, तो यहाँ पे हम देख लिए यह जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवारा का जो जैन मंदिर है वह चालुक्य शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। और जो मथुरा कला है वह भी जैन धर्म से संबंधित है। और जियो दो का नारा किसने दिया था, तो ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इन जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म जो है युद्ध और कृषि दोनों यहाँ पे वर्जित था, क्योंकि ये लोग जो थे आपके पूरा विशेष बल देते थे आपको इसमें। तो यहाँ पे कोई जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये लोग युद्ध और कृषि दोनों नहीं करते थे, क्योंकि ये दोनों में जो है जीवों की हत्या नहीं देखना चाहते थे। तो जैन धर्म यही था। और आगे आपके जैन धर्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा भी डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कर्नाटक में स्थापित एक जैन मठ है जिसको बसाड़ कहा जाता है, और महावीर स्वामी के निधन के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे आर्य सुधर्मन। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखिएगा। और जैन धर्म के अंतिम जो राजकीय संरक्षण थे वह गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं में दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन धर्म के जब अंतिम जो समाप्त होने वाला था उसका जो संरक्षण किया था वह गुजरात के चालुक्य वंश ने किया था। आगे हम देखेंगे जैन धर्म जो है पतन क्यों हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था, क्योंकि आपको अहिंसा करना ही नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए कि रोड पे चल रहा है तो देख के चलना है कि यहाँ रोड पे कोई चींटी इसके नीचे नहीं आ जाए, या खेती कर रहे हैं तो खेती में देखिए कोई कीड़ा होता है तो कीड़ा नहीं मर जाए, क्योंकि उसमें हम दवा छींटते हैं कीटनाशक तो वह मर जाए। तो यहाँ पर अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था, इसलिए लोग इससे नहीं जुड़ पाए। जैन धर्म का क्योंकि विभाजन हो गया था, क्योंकि 2 भागों में बट गया था, उससे भी लोग यहाँ से हटे। कठोर व्रत और तपस्या का इसमें प्रबंध था। अच्छे कर्म प्रचारकों का अभाव इसमें था जितना बौद्ध धर्म की तुलना में था। बौद्ध धर्म का यहाँ पे विस्तार ज़्यादा हो गया और ये इसका पतन का कारण हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपके देख लिए। अब हम बात करेंगे देखिए तीर्थकर के बारे में। देखिए तीर्थकर जो हुए पूरे 24 हुए थे, तो यहाँ पे सबका प्रतीक होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत क्वेश्चन पूछता है आपको तीर्थकर से। शुरू के आपको कम से कम 5 तीर्थकर और आपके आखिरी के 5 तीर्थकर जो है देख के जाइएगा और उसका प्रतीक भी देख के जाइएगा। सबसे पहला इसमें थे श्री ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ ही बोला जाता है। ये आपके प्रथम तीर्थकर थे। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, और चौथे थे अभिनंदन नाथ, और 5वें थे सुमतिनाथ। तो कम से कम आप 5 गो जो है 5 ऊपर का कम से कम देख लीजिएगा, और उसी प्रकार जो नीचे है कम से कम 4-5 उसको देख लीजिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। आगे अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन का। पहला इसमें है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वह थे ऋषभदेव या आदिनाथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर है कि महावीर स्वामी ने कब निर्वाण यानी मृत्यु इनकी कब हुई थी। तो महावीर स्वामी को मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जल मंदिर कहाँ पे है, तो जल मंदिर पड़ता है पावपुरी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे
इसमें दिया गया है खाली स्थान भरने के लिए। तो खाली स्थान भरने में देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और यह घटना क्या कहलाता है। तो पहला जो बौद्ध धर्म में जो घटना जो उपदेश दिए थे वह घटना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे आप धर्म चक्र परिवर्तन आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आप चलिए आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध ने जीवन जीने के लिए खाली स्थान अपनाने की सलाह दी। तो क्या सलाह दी थी बुद्ध ने जीवन जीने के लिए, तो विवेक अपनाने के लिए यानी बुद्धि। तो आप विवेक इसमें भर सकते हैं, या ऑप्शन में जब अगर आएगा तो ऑप्शन के अनुसार आपको वहाँ पे पता चलेगा। नचिकेता की कहानी खाली स्थान से ली गई। तो नचिकेता की कहानी कहाँ से ली गई है, तो आपको उपनिषद से ली गई। तो यहाँ पे आप उपनिषद भर दीजिए। आगे हम बात करेंगे चौथा है कि उपनिषदों में खाली स्थान विषयों पर चर्चा की गई। तो उपनिषद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, तो वह किया गया है दार्शनिक का। तो यहाँ पे आप दार्शनिक भर दीजिए, दार्शनिक। उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर सवाल है कि महावीर के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो महावीर स्वामी के लिए आपको महावीर स्वामी यानी महावीर भगवान का प्रयोग किया गया था। तो आपको एग्जाम बुक में क्योंकि दिया गया है तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में देखिए वहाँ पे महावीर स्वामी को अन्य नाम से भी जानते थे, जैसे जीन हो गया, आहर्त हो गया, कैवल्य हो गया। तो ये सब चीज़ें भी मिल सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म और जैन संघों की अनुयायी जो है मांग कर खाते थे। तो आपको जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संघ के अनुयायी थे वो आपको दीक्षा लेकर आपका जो भोजन है वो वर्ण करते थे, क्योंकि ये जो खेती नहीं करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे 3 नंबर में है मिलान करने के लिए। तो चलते मिलान करते हैं। पहला इसमें देखिए पहला है 1 नंबर बोध गया। तो बोध गया का देखिए अगर संबंध की बात करें तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर अंग में दिख रहा होगा महात्मा बुद्ध। तो क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया का संबंध यहाँ पे महात्मा बुद्ध से है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गार्गी की, तो गार्गी की बात करें तो यह प्रमुख स्त्री विचारक थी। तो यहाँ पे गौ हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न क्या था, तो वो आपको ये जैन धर्म में दिया गया था। तो आपको तो यहाँ पे इसको जैन धर्म से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए विचारों का संकलन 4 नंबर है। तो विचारों का संकलन आपको क्या कराता है, तो आपको उपनिषद कराता है। तो ख हो जाएगा। और बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसका क हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब अध्याय 9। और अध्याय 9 में जो है मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना था। और चलिए अब हम लोग इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मगध साम्राज्य का, तो हम देखें कि मगध जो था एक महाजनपद था। और महाजन पदों में यह आपके सबसे जो है आगे उभर के आया और सबसे शक्तिशाली आपके मगध साम्राज्य बना। और उस पर अनेक राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया था। तो यहाँ पे यह क्यों सबसे पहले जो है शक्तिशाली बन गया, इसके पीछे कारण समझिए। एक तो था भौगोलिक स्थिति, क्योंकि जो मगध था वह अभी ऊपर हम लोग इसका चर्चा किए थे कि यह गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरा हुआ था। और उसके साथ एक विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर भी घिरा हुआ था। और यहाँ पे गंगा सोन नदी के कारण जो है यहाँ पे कृषि व्यापार में सुरक्षा होती थी। और यह इसी कारण यह धनी हो गया था। और यहाँ पे आर्थिक स्थिति इसको मजबूती मिली। और एक और इसमें था हुआ था छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार तो अभी पड़ता है झारखंड में, लेकिन उस समय यह बिहार का हिस्सा था। और यह लोहा से परिपूर्ण था, क्योंकि उस समय लोहा की खोज हो चुकी थी। तो यहाँ पे लोहा प्राप्ति आसानी से होती थी और उससे औजार बनते थे। और यह जो छोटा नागपुर पठार था वह जंगल से घिरा हुआ था, जहाँ से आसानी से लकड़ी भी मिलती थी। और जंगल से हाथी पकड़ के लाते थे और सेनाओं में शामिल करते थे। और सैन्य शक्ति भी इन्होंने बढ़ा ली थी। इसीलिए जो है मगध सबसे आगे एक साम्राज्य बना, आपका एक महाजनपद बना। और अनेक राजाओं ने यहाँ पे जो है आपको शासन किया था। अब एक इसकी राजधानी जो थी मगध की वह थी राजगिरी। और राजगिरी होने से फ़ायदा यह था कि राजगिरी जो था 5 पहाड़ियों से वह घिरा हुआ क्षेत्र था। और यह दुर्गीकृत था। और इसी कारण जो है यहाँ पे दूसरे जो आक्रमणकारी थे यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाते थे, क्योंकि यह चारों तरफ से दुर्गीकृत था और पहाड़ों से घिरा हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा जब मगध समाज पढ़िएगा तो एक पे एक जो है यहाँ पे शक्तिशाली शासक हुए। और इसी शासक जो इसमें शक्तिशाली शासक थे उनका क्रम जारी रहा। तो यहाँ पे राजनीतिक मजबूती मिली। इसलिए जो है मगध जो है एक साम्राज्य जो है उभरा और यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। आगे हम बात करेंगे अब मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए कहाँ पे चर्चा मिलती है, तो मगध साम्राज्य का जो उल्लेख है वह अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह थे बृहद्रथ। बृहद्रथ को माना जाता है मगध साम्राज्य का संस्थापक। और ये महाभारत और पुराणों के अनुसार माना गया है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह माना जाता है बिंबिसार का। जब यहाँ पे हर्यक वंश का स्थापना होता है और हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं आपके बिंबिसार, तो उनको माना जाता है आपको मगध साम्राज्य का वास्तविक। लेकिन महाभारत और पुराणों में कहा गया है कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक थे वह बृहद्रथ थे। और ये आपको पॉइंट जो है NCERT में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है।
अब हम बात करें देखिए मुख्य राजवंश जिन्होंने जो है मगध साम्राज्य पे शासन किया था। तो यहाँ पे देखिए हर्यक वंश हुए, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो यहाँ पे ऊपर हम ट्रिक भी बताया कि हसीना मासू के साथ है। तो यहाँ पे आपको मेन जो है आपके हसीना यानी आपको हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य साम्राज्य ही थे, और सुक और जो कन्नौ वंश थे वो आपको उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते थे। तो ये आपको कम से कम इतना ही कम से कम याद रखिएगा, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। तो यहाँ पे इन सभी को जो है हम लोग इसी में कवर करेंगे, क्योंकि हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बिहार का इतिहास है। तो बुक में भी दिया गया है, लेकिन बुक में थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया था एनसीईआरटी को भी हम शामिल कर लिए हैं, या आपको उसके अलावा लुसेंट बुक था उसको भी शामिल किए हैं, या 2-4 बुक और जो हमको मिला है जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला है, क्योंकि ये बिहार का इतिहास है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो थोड़ा देखिए ज़रूर लंबा होगा, लेकिन इसमें जो फैक्ट दिया गया अगर आप उसको देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप केवल बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में देखिएगा इतना छोड़ कर दिया गया है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो थोड़ा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लंबा समय लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर दूसरा बार इसको दूसरा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें प्राचीन वंश का जो मुख्य राजवंश हुआ, तो यहाँ पे अभी हम देखे हैं कि महाभारत के अनुसार, जो रामायण के अनुसार, इसमें बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो थे बृहद्रथ या मगध वंश के शासक थे। तो यहाँ पे प्राचीन जो है वंश माना जाता था एक बृहद्रथ वंश, और यहाँ पे महाभारत और पुराणों में ऐसे लिखा गया है कि मगध के सबसे पहले यही शासक थे और इसका संस्थापक थे बृहद्रथ, और इसी के जो शासक थे जरासंध, और यह एक बहुत प्रकर्मी शासक था, और श्री कृष्ण के निर्देश पर ही इन्होंने भीम के हाथों पराजित होकर ये इसके मरना पड़ा था। और अंतिम शासक था रिपुंजय, जो कमज़ोर और अयोग्य था और मंत्रियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मगध का एक साम्राज्य था जो महाभारत और पुराणों में उल्लेखित है, तो कहीं पूछे तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मेन जो वास्तविक आपका वंश आता है वो आपको हर्यक वंश से आता है, तो यहाँ पे हम लोग हर्यक वंश को ही मेन रूप से कवर करेंगे। तो हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह थे बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो 15 वर्ष की आयु में यह राजा बन गया था, और हर्यक वंश की पहला शासक यही थे, और इसी को मगध वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और बिंबिसार के समय में हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी थी, जिसको उस समय गिरिब्रिज भी बोलते थे। और हर्यक वंश का जो प्रथम शासक थे बिंबिसार का लक्ष्य था एक ही कि वंश विस्तार करना और साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि पहले नया जब यहाँ पे शासक बने थे तो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे, इसलिए इनका साम्राज्य विस्तार जो फैला है, देखिए कैसे फैला। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि साम्राज्य फैलाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध जो है इन्होंने 3 शादियाँ की, और उसी से भी जो है यहाँ पे इनका जो है क्षेत्र फैला। उसके बाद मैत्री संबंध भी अपनाए, मैत्री संबंध जो है अवंती के साथ अपनाए। उसके बाद जो देश जो राज्य नहीं माना उसके साथ युद्ध भी किए, जैसे अंग को युद्ध से अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो ये आपको अपनाने का काम यानी साम्राज्य फैलाने का काम जो है बिंबिसार किया था। तो इन्होंने जब वैवाहिक संबंध अपनाया था, तो चलिए वैवाहिक संबंध के देखते थे, क्योंकि इन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो सबसे पहले इनकी पत्नी थी चेलना। तो चेलना जो थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और इसी से जो है अजातशत्रु का जहाँ पे जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी थी महाकोसला। जो महाकोसला थी वह कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ पे शादी जब हुआ तो इनको दहेज में काशी मिला था बिंबिसार को, तो यहाँ पे क्षेत्र वो फैल गया था। और फिर आगे अगर हम बात करेंगे जब यहाँ पे प्रसेनजीत की एक और इसमें पुत्री थी जो वजीरा थी, वजीरा से भी शादी बाद में अजातशत्रु करता है। यहाँ पे जो अजातशत्रु है वह करता है, तो आगे मिलेगा अजातशत्रु में। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। जो क्षेमा जो थी वह पंजाब के मध्य नरेश जो प्रदेश था वहाँ की राजकुमारी थी। तो यहाँ पे शादी कर के भी इन्होंने अपने क्षेत्र को फैलाया था बिंबिसार ने। अब यहाँ पे देखिए जो मैत्री संबंध था यानी जो मित्रता अपनाई थी वह कैसे अपनाई थी, तो बिंबिसार ने अपने एक उसका राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक को अवंती भेजा था, और अवंती किस लिए भेजा था, तो अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रदोत, इनको पीलिया हो गया था। तो ठीक कराने के लिए यहाँ पे मैत्री संबंध अपनाया था बिंबिसार ने अवंती के साथ। किसके साथ, तो चंद्रप्रदोत के साथ। यहाँ पे याद रखिएगा। और अवंती के शासक कौन था, तो चंद्रप्रदोत था। और युद्ध नीति के द्वारा किसके अपनाया था, तो अंग देश का एक शासक था ब्रह्मदत्त। इसको हराकर भी अंग जो है अंग को यहाँ पे अंग को मिला लिया गया था। किसमें, तो आपको मगध साम्राज्य में। किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा। और वहाँ जो जीत लिया गया तो यहाँ पे अजातशत्रु को शासक यहाँ पे बना दिया गया था। आगे हम बात करेंगे अब बिंबिसार का। बिंबिसार का देखिए अगर देखें तो यह बौद्ध धर्म का पोषक था, और राजगृह नामक एक नया शहर बसाया था। और इसके जो पुत्र था वह था अजातशत्रु। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इसका नाम था उपनाम।
और उपनाम, इसका उपनाम मतलब इसका अलग नाम था, एक कुनिक और पितृहंता पुत्र, क्योंकि यह बिंबिसार अपने जो पिता था इसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा था। और इसका शासन काल रहा 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पे इसकी राजधानी थी राजगिरी ही में। और अजातशत्रु जो था बौद्ध और जैन दोनों का पोषक था, यानी दोनों के समय में समकालीन था। और अजातशत्रु के शासन काल में ही 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस शासक के समय में हुआ था, तो वह अजातशत्रु के समय में हुआ था 483 में। अजातशत्रु के काल में देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटना घटा था, चलिए उसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें वैशाली का, तो देखिए वैशाली का जो वैशाली था, वैशाली को जीतकर इसने जो है अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। और जीतने में अजातशत्रु को टोटल 15 साल लग गया था टोटल वैशाली को, क्योंकि वैशाली का जो युद्ध था वह बहुत लंबे समय तक चला था। और जीतने में अजातशत्रु के मित्र जो वर्षाकार था यहाँ पे सहायता की थी। और जीतने में अजातशत्रु ने यहाँ पे रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया था। जो बाहुबली फिल्म देखे थे, जो उसमें आगे देखिए जो चक्का लगा रहा था, मशीन काटने वाला जो व्यक्ति को काटता था, वो आपको महाशिला कंटक और रथमुसल ही था, जो आपको महाबली में जो आपको बाहुबली फिल्म था उसमें यूज किया गया था। और वह आपको यहाँ पे अजातशत्रु यूज कर चुका था। कब? जब आपको समझ लीजिए कितना पुराना है, गौतम बुद्ध के समय में, तो वहाँ पे भी यह यूज हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसको जीतने में, तो वैशाली को जीतने में। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा, जिससे यहाँ पे विवाह किया था। और विवाह के बाद जो है काशी को प्राप्त किया था। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के समय सबसे शक्तिशाली जो प्रतिद्वंदी था अजातशत्रु का, वह कौन था? तो वह आपके अवंती था, और जो मगध पर आक्रमण करने के लिए धमकी देता था। इसलिए अजातशत्रु ने राजगीर को किलेबंदी कराया और अवंती पर आक्रमण करने को यहाँ पे असफल कर दिया। यानी अवंती जो है इसके समय में अजातशत्रु पे आक्रमण नहीं किया था। अजातशत्रु के समय राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, आपको मालूम होगा 483 BC में। आगे हम बात करेंगे अब उदयीन के बारे में। तो उदयीन जो था यह भी पितृहंता पुत्र था, क्योंकि इसने अजातशत्रु की अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसका शासन कर रहा 460 से 444 BC में। और उदयीन की बात करें तो यह जैन धर्म को मानता था, और यह पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसे कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। जबकि अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु जो है वह पाटली नगर था उसको बसाया था, लेकिन ये आपको कुसुमपुर की स्थापना की थी। बाद में पाटलिपुत्र बन गया था। और ये जो कुसुमपुर था वह गंगा सोन नदी के संगम पे बनाया गया था। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है इसने पाटलिपुत्र को लाया था। और उदयीन के समय में मगध साम्राज्य जो है वह पूरे उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक जो है फैल गया था। उदयीन की बात करें तो उदयीन की हत्या जो है किसने कर दी? तो उदयीन की हत्या एक व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दी थी। और उदयीन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो यहाँ पे बारी बारी से शासक बना, लेकिन सबसे आखिरी में जो था इसका नागदशक आपका ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और इसे शिशुनाग के द्वारा हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। तो अगर हम देखेंगे शिशुनाग वंश, अभी देखें शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको शिशुनाग ने की थी। शिशु अवस्था में ही अगर हम बात करें तो शिशु अवस्था में ही शिशुनाग के जो माता पिता थे इसको छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे इसकी एक नाग के द्वारा रक्षा की गई थी, इसलिए इसको शिशुनाग बोलते हैं। और ये बनारस के राजा के कहा यहाँ पे एक गवर्नर का काम करता था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके समय महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इसने राजधानी को जो है वैशाली को बना दिया और अवंती और वत्स पर अधिकार कर मगध में मिला लिया गया। तत्कालीन उस समय मगध की बात करें तो इसके समय में पूरा बंगाल से लेकर मालवा तक फैल गया था। और कालाशोक की मृत्यु के बाद है इसका जो पुत्र है वो आपको कालाशोक गद्दी बैठा था। यहाँ पे कालाशोक नहीं होगा, यहाँ पे शिशुनाग होगा। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है कालाशोक वह गद्दी पे बैठा था। अगर हम बात करेंगे आगे कालाशोक के बारे में तो कालाशोक का शासनकाल जो था वह 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा। इसका उपनाम था काकवर्ण और यह पुराणों में मिलता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा इसने राजधानी जो है पुनः स्थानांतरित कर लिया था कालाशोक ने। और द्वितीय बौद्ध जो संगति हुई 383 में ईसा पूर्व में, वो आपको वैशाली में इसी के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में। और इसकी मृत्यु की बात करें तो एक व्यक्ति के द्वारा इसके चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और इसकी जो मृत्यु की चर्चा है वह हर चरित्र में लिखा गया है। आगे हम बात करेंगे अब कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक के 10 से पुत्र थे और संयुक्त रूप से इन सभी ने 22 वर्ष तक शासन किया। लेकिन सबसे जो इसमें प्रमुख था लास्ट में वह था नंदीवर्धन। और यह अंतिम शासक था शिशुनाग का। और महापद्म ने इसी हत्या इस वंश को समाप्त कर दिया और नंदवंश की स्थापना की। तो नंदवंश के बारे में भी आपके बुक में थोड़ा झलक दिया गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। नंदवंश की बात करें
तो इसके शासक थे महापद्मनंद, जो पुराणों में इसको उग्रसेन भी कहा गया है, और उग्रसेन जो है महाबोधि वंश में बताया गया है। और प्रथम गैर क्षत्रिय शासक माना जाता है, क्योंकि ये शूद्र थे तो ऐसा माना जाता है कि ये गैर क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय नहीं थे, यह एक शूद्र थे, तो ऐसा माना जाता है कि महापद्मनंद प्रथम गैर क्षत्रिय शासक बने थे। और पूरे मगध का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है महापद्मनंद का। याद रखिएगा, पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है किसको, तो महापद्मनंद को। और पहली बार कलिंग को जीतकर मगध में इसी के द्वारा मिलाया गया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और उल्लेख इसका कहाँ मिलता है, तो कलिंग के जो शासक थे खारवेल, इन्हीं के हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसमें यह चर्चा किया गया है कि सबसे पहले कलिंग को जीतकर किसने मिलाया था मगध में, तो वह मिलाया था महापद्मनंद ने। उसके बाद हम बात करेंगे इसके उपाधि का। तो अगर हम बात करें महापद्मनंद का, तो महापद्मनंद ने भार्गव उपाधि धारण किया था, यानी आपको दूसरे परशुराम का अवतार ये मानते थे। सर्वक्षत्रांतक उपाधि धारण किया था, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि यह शूद्र थे तो क्षत्रियों पर ये ज़्यादा वार करते थे। और दूसरे थे एकराट, यानी एक क्षत्र, यानी विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक के कारण इसको एकराट या एक छत्र कहा गया। किसको, तो महापद्मनंद को। तो महापद्मनंद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह मगध पढ़ रहे हैं और मगध का सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा, तो याद रखिएगा। और महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, और इसमें जो सबसे प्रमुख था वही आपका था घनानंद। और घनानंद के समय में ही आपको आपको जो सिकंदर था आक्रमण किया था, और यह नंद वंश का अंतिम शासक था। और फिर जनता पर यह अत्यधिक कर लगा दिया था, जिससे प्रजा इसे असंतुष्ट थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। और सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था तो कब किया था, 323 ईसा पूर्व में किया गया था, तो इसे आपको याद रखिएगा। और घनानंद के दरबार में ही गया था कौन, चाणक्य, जहाँ पे घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था, और वहीं से चाणक्य जो है आपको एक नए शासक की खोज में लग गए थे ताकि घनानंद को हरा सके। और वहीं शासक मिला कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य मिला, जो मौर्य वंश की स्थापना किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य वंश का। मौर्य वंश के बारे में अभी देख रहे थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका एक प्रधानमंत्री था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ दीक्षा दी और यहाँ पे घनानंद को हराने में सहायता की। और वह थे कौन, तो चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है और विष्णुदत्त भी बोला जाता है। और इनके चाणक्य के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, वह थी अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र बुक है वह राजनीति से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे 322 ईसा पूर्व में यहाँ पे गादी नहीं, यहाँ पे गद्दी पे बैठे थे ये। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ये आप जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि ये जैन धर्म के जो दीक्षा लिए थे भद्रबाहु से ये दीक्षा लिए थे, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो थी इनकी कार्नेलिया से शादी करा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसके बदले में यहाँ पे जब हार गए थे ये सेल्यूकस निकेटर, तो यहाँ पे इन दोनों में संधि होती है। और संधि के तहत काबुल, कंधार, हेरत और मकरान, ये 4 जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है किससे, तो सेल्यूकस निकेटर से। और साथ में इनकी बेटी से ये शादी भी करता है कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इंडिका पुस्तक के बारे में। तो इंडिका जो पुस्तक है वह मेखास्निस के द्वारा लिखा गया है। और यह जो मेखास्निस था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इस बुक में जो है मौर्य काल के समय में प्रशासन, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा लिखी गई है। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसका जो बेटा बनता है बिंदुसार, वह राजगद्दी पे बैठता है। तो चलिए हम बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार के बारे में अगर हम बात करें तो यह इसका एक नाम अन्य था, जैसे अमित्रघात, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला इसको बोला जाता था। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी में बैठा। तो ये 269 में जब बैठा था तो यहाँ पे उस समय तैयार नहीं था, तो यहाँ पे दोनों डेट देता है 269 और 271। तो यहाँ पे मेन रूप से 271 जो माना जाता है वहीं आपको ज़्यादा आपको सही लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 273। तो 273 ईसा पूर्व में जो है अशोक जो है मगध का शासक बना। और इसके समय में जो है मगध की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। अशोक गद्दी के बैठने से पहले जो था अवंती का राज्यपाल था। और अशोक की पत्नियाँ की बात करें तो अशोक की पत्नी संघमित्रा थी, करुआकी थी, उसके बाद पद्मावती थी और नागदेवी थी। ये जो नागदेवी थी, नागदेवी से ही जन्म लिया था महेंद्र और संघमित्रा, जिसने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक जो थे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यह किससे दीक्षा लिया था, तो उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। और अशोक ने
आजीविकों के रहने के लिए बराबर की जो पहाड़ी है जहानाबाद में, वहाँ पे गुफाओं का निर्माण किया था। और अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध सभा हुई थी, जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी। कहाँ पे? तो आपके कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और कुंडलवन कश्मीर में नहीं, आपके ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। जो चौथा हुआ था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वह सुमित्र के समय में। ये आपको याद रखिएगा। तृतीय जो बौद्ध संघ हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। और कलहन के एक जो पुस्तक है राजतरंगिणी, तो कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर जो कश्मीर की स्थापना किए थे वह अशोक के द्वारा ही किया गया था। तो याद रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और अशोक के अभिलेखों में जो है, इस अभिलेख जो इसका नाम है अशोका, वह देवानाम और प्रियदर्शी के नाम से बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि अशोक का देवानाम और प्रियदर्शी नाम कहाँ पे है? तो अशोक के अभिलेख में है। कलिंग युद्ध इनके समय बहुत फेमस युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध के बारे में चलिए जानते हैं। कलिंग जो युद्ध हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह अशोक के जो शिलालेख थे, 13वां जो शिलालेख है, 13वें शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का चर्चा है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक यहाँ पे पूरी तरह से बदल गया था और युद्ध का यहाँ से परित्याग कर दिया। और उसके बाद कल्याणकारी उपायों से जो है शासन चलाने लगा था। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के समय में हुआ था। और यहाँ पे अशोक के जो अभिलेख थे वह 3 भागों में बांट दिए गए थे। एक उसमें था शिलालेख, जो 14 शिलालेख होते हैं। स्तंभ लेख 7 था। और तीसरा होते हैं गुहा लेख। तो ये 3 जो आपको अभिलेख थे वो आपको शिलालेख या अभिलेखा, वो जो आपके समय में आया था, अशोक के समय में ही आया था। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और अशोक के अभिलेख जो थे वह पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो प्राप्त किया गया था वह किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और इसने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ पाया था। तो ये आपको याद रखिएगा। और अशोक के अभिलेख जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था एक राजा प्रसाद महल। तो ये राजा प्रसाद महल क्या था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक लकड़ी का महल है, जो पटना के कुम्हार है वह कुम्हार में बना हुआ है। और यह आपको 80 स्तंभ इसमें लगा हुआ है, यानी 80 स्तंभ वाला यह पटना में स्थित या कुम्हार में स्थित है राजा प्रसाद महल, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बनाया गया था। यह लकड़ी का महल है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। आपके बुक में और चीज़ दी गई थी, जैसे चंदनपीर की पहाड़ी। तो चंदनपीर की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो सासाराम में पड़ता है, बिहार में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है विदिशा मध्य प्रदेश में। भरौत का स्तूप पड़ता है सतना मध्य प्रदेश में। सारनाथ स्थित जो है धर्मराज का स्तूप, ये आपको कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपको चीज़ें दी गई थी बुक में, जो यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। और अशोक के धम के बारे में देखिए क्या क्या बुक में दिया गया था। तो अशोक के जो धम थे, यहाँ पे जो है अशोक के धम जो है, इसमें धम यह एक संस्कृत शब्द से बना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अशोक के धम में, तो यह धार्मिक शिक्षा ना होकर सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीधा पूछता है कि अशोक का जो धम है वह किससे संबंधित है? तो उसमें एक ऑप्शन रहता है धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, यह आपको सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है, यानी सामाजिक और नैतिक नियम से यह संबंधित है। और अशोक के धम का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि बड़ों का आदर करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये आपको अशोक के धम से थोड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक ने अपने संदेश को मिस्र, यहाँ पे मिस्र होगा, यानी मिस्र देश में, उसके बाद वर्मा और देशों तक पहुँचाया था, साथ में श्रीलंका तक भी पहुँचाया था। और श्रीलंका इनका पुत्र और पुत्रिया ले गई थी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और इन्हीं के समय में आपके बुक में दिया गया था कि अशोक के सभी स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह, यही आपको चित्र देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख भी सकते हैं। तो ये आपको अशोक के जितने भी स्तंभ लेख थे वहाँ पे मिले हैं। और एक यक्षिणी देवी की मूर्ति भी मिली है, जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। और आपको जब हम पढ़ रहे थे EVS, तो वहाँ पे देखे थे कि यक्षिणी देवी मूर्ति को, और यह जो पटना संग्रहालय वहाँ पे रखा गया है गांधी मैदान के पास में। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और ये सभी जो स्तंभ लेख है वह आपको ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब हम चलिए देखते हैं कुछ जो अभिलेख थे इनका, जो आपको जो किताब जो है आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लूसेंट में भी दिया गया था और साथ के बुक में भी दिया गया था, लेकिन बुक में थोड़ा कम दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, या जो अभिलेख है अशोक के द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था और वहाँ पर स्थापित किया गया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा, इसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से यहाँ पे दिल्ली लाया गया था। यहाँ पे टोपर नहीं टोपरा होगा, तो टोपरा से इसको दिल्ली लाया गया था, इसलिए यह हो गया दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ की बात करें तो इसे फिरोज शाह के द्वारा मेरठ से जो है दिल्ली लाया गया था, इसलिए आपको यह दिल्ली मेरठ हो गया। उसके बाद रामपुरवा की बात करो तो यह चंपारण में स्थित है। या उसके बाद है लौरिया अराज, ये भी चंपारण बिहार में पड़ता है। और लौरिया नंदनगढ़ है, ये भी बिहार में पड़ता है। तो आपको ये जो बिहार वाला है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे कौशाम्बी स्तंभ लेख के बारे में। तो कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है
उसको रानी का अभिलेख कहते हैं। और अशोक के सबसे छोटा जो अभिलेख था वह था रुमिंदेई अभिलेख। तो रुमिंदेई अभिलेख में याद रखिएगा यह सबसे छोटा अभिलेख है। और कौशाम्बी स्तंभ जो है वो आपको रानी का अभिलेख कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि सारनाथ में एक स्थित है स्तंभ लेख जहाँ पे 4 सिंह बनाए गए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो, ये आपके सारनाथ में बनाया गया है। और आपके इसके शीर्ष पे देखिए आपको इसमें 4 सिर दिखाई देगा। आपको एक पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और एक पीछे जो है यहाँ पे चौथा छिपा हुआ है। यानी सारनाथ में जो स्थित स्तंभ है वहाँ पे इसके ऊपर 4 शीर्ष है। और ये जो आपका चिन्ह देखते हैं वो आपको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। और इसे कब अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में यहाँ पे देख रहे होंगे आपको 24 जो तीलियाँ है, तो यहाँ पे एक गोल पहिया के रूप में 24 जो तीली लिया गया है वो आपको यहीं से लिया गया है। और आगे अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो तिलिया है इसके किनारे किनारे आपको इसमें दिख रहा होगा फोटो। तो ये जो आपका 4 फोटो रहता है उसमें आपको इसमें 4 जानवर रहता है। तो कौन कौन रहता है तो देख लीजिए, आपको इसमें एक हाथी है, दूसरा एक घोड़ा है, तीसरा एक सांड है और चौथा एक सिंह है। तो ये आपको 4 जो है इसमें जानवर मिलते हैं। और चारों का याद रखिएगा, आपको एक घुमाकर पूछ सकता है। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो है आपको यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है जो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। और बिहार का एक जगह है रामपुरवा। रामपुरवा में अगर हम बात करें तो रामपुरवा में अशोक का स्तंभ मिला है जिसे ले जाकर राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये आपको याद रखिएगा। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह सबसे ज़्यादा अशोक के समय में ही हुआ था। तो यहाँ पे अशोक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं आपके बुक में उसको। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो सम्राट जो अशोक था वह आपको मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश मगध वंश में आपको मगध साम्राज्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसके उपदेश से सम्राट अशोक प्रभावित हुए थे? तो आपको मालूम होगा जो उपदेश थे यानी जो आपको सम्राट अशोक थे यह बौद्ध धर्म को मानते थे ये। तो ये आपको महात्मा बुद्ध जो थे इनके उपदेशों से यह प्रभावित हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे ग नंबर सवाल है कि अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्चतम अधिकारी कौन होता था? तो प्रशासन का जो कार्य जो देखता था उसमें जो सबसे उच्च अधिकारी था वह था अमात्य। तो ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। उसके बाद हम घ में देखेंगे कि किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का जो मन है दुख से भर गया था। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो अशोक का जो है यहाँ पे दिल पिघल गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका 2 हो जाएगा। अंगन नंबर यहाँ पे है कि सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि जो है किसने पढ़ा है? तो आपको जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है। सबसे पहले ये जो है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी कब? तो 1837 में प्राप्त की थी। आगे हम देखेंगे मिलान करने के लिए दिया गया, सही गलत करने के लिए दिया गया है। तो चलिए सही गलत देखते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है कि तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने का मार्ग है। तो ये आपका सही है। तो आपका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद है सम्राट अशोक ने अपने संदेश जो है पुस्तकों में लिखवाए थे। तो गलत है, ये आपको गलत है। अभिलेखों में छपवाए थे तो ये आपको गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है कलिंग जो है बंगाल का वर्तमान नाम है। तो गलत है क्योंकि जो कलिंग उस समय का था वर्तमान में उड़ीसा पड़ता है। उसके बाद है अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। तो ये बातें कहीं नहीं कही गई थी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 5वां नंबर है यहाँ पे कि 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अंग्रेजी विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो ये बात आपका सही है। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। तो ये भी आपका सही है। अब हम आगे देखेंगे। अगला आपका यहाँ पे देखिए जैसे देना है उत्तर एक वाक्य में देना। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक के समय राजधानी कहाँ थी मगध की, जो मौर्य की? तो वहाँ पे पाटलिपुत्रा में थी। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। 2 नंबर है कि आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो आपको यह पड़ता है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आप उड़ीसा भर दीजिए। तीसरा नंबर है अशोक के धम्म में निहित अच्छी बात को लिखे। तो अशोक के धम्म में जो अच्छी बात क्या कहा गया है, जो इसका महत्वपूर्ण बात है, जैसे बड़ों का आदर करना और आपको इसको आज्ञा का पालन करना। तो ये आपको याद रखिएगा। और 5वां नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताए हैं कि जो अशोक के द्वारा निर्मित जो था सारनाथ, वहाँ से लिया गया है। तो अब यहाँ पे आप सारनाथ भर दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में प्राप्त हुए। ऊपर हम देखे ही हैं। और ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? तो आपको यह जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो उसको देख लिए। अब हम बात करेंगे आगे 10 नंबर चैप्टर। और 10 नंबर चैप्टर क्या है? तो शहरी एवं ग्राम में जीवन, यानी शहरों और गाँव में कैसा जीवन है, चलिए उसको देखते हैं।
और आपके बुक में पता चलेगा ये कि हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण और हम, और इसमें इतिहास का बुक है। तो चलिए इसके हम सबसे पहले आपके बुक में दिया गया था सुदर्शन झील के बारे में पढ़ना था, तो चलिए इसको देखते हैं। बात करें अगर सुदर्शन झील का, तो यहाँ पे यह पड़ता है गुजरात में। इसका निर्माण कौन करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। और पुष्यगुप्त जो था एक वैश्य था और यह चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, वह कहाँ मिलती है, तो वह जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रताम्र का, उसमें इसकी चर्चा मिलती है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और पुनः दोबारा आपको इसका जो है स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार किया था, यानी पुनः इसका निर्माण करवाया था, तो यहाँ पे पुनः दोबारा हो जाएगा बनवाया। पुनः इसको कौन दोबारा बनवाया था, तो वह सुदर्शन झील बनवाया। सुदर्शन झील को कौन बनवाया था, तो स्कंदगुप्त ने बनवाया था। दक्षिणी भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास जो है मौर्य काल में ही हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा मौर्य उत्तर काल में हुआ था। और रेशम मार्ग की बात करें तो रेशम मार्ग क्या है, चलिए इसको देखते हैं। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन और रोमन साम्राज्य के पश्चिम तट को जोड़ता था। इस मार्ग को चीन में होने वाले जो रेशम था उसका व्यापार होता था, इसी को बोलते हैं रेशम मार्ग। तो यहाँ पे यह चीज़ याद रखिएगा, रेशम मार्ग से चीन और रोमन साम्राज्य के बीच में यहाँ पे व्यापार होता था, और यहाँ से यह रेशम का जो इसमें उत्पादन होता था चीन में, यहीं से सप्लाई होता था रेशम मार्ग से, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। संगम काल में दक्षिण भारत में जो है रोमन का व्यापार जो है वह समुद्री के माध्यम से होता था, तो ये भी याद रखिएगा। और संगम काल में ही 3 राजवंश थे, एक चोल, दूसरा पांडे और यह चेर। तो ये आपको जो संगम वंश के सबसे आपको जो इसमें ये राज हुआ आपको दक्षिण भारत का जो संगम काल का, ये आपको व्यापार के लिए काफ़ी उन्नत था, चोल, पांडे और चेर, याद रखिएगा। उसके बाद हम एक बुक में दिया गया था पुहार के बारे में, तो पुहार क्या है, तो संगम काल का एक सुविधाजनक बंदरगाह था, इसी को बोलते थे पुहार, और यह पश्चिमी तट पे स्थित था, तो यहाँ पे पुहार के बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा। और संगम कालीन भारत के कुछ तटीय शहर थे, तो चलिए उसको देखते हैं जो आपके बुक में दिया गया था कि संगम काल में यहाँ पे भारत के तट पे कौन कौन से शहर थे, जैसे तोंडी था, मुजरिस था, पुहार था और अरिकमेडु था। ये सभी के सभी जो शहर थे आपको तटों के किनारे पे ये बसे हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था कि हिंदू यूनानी शासकों ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। आगे हम बात करेंगे कुषाण के बारे में। देखिए कुषाण जो शासक के समय में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये याद रखिएगा। और कुषाण के जो शासक थे वह सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह जो है अंकित करवाते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ें 1-2 पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब दक्षिण भारत के बारे में। देखिए दक्षिण भारत में बड़े जो किसान होते थे उसको बोला जाता था बेल्लाल, और जो छोटे किसान थे उसको बोला जाता था कौन, तो आपको उनवार। तो यहाँ पे उनवार जो थे छोटे किसान थे, और बेलाल जो थे वो आपको बड़े किसान थे। और उसके अलावा एक होते थे भूमिहीन मजदूर, जिसको दास के कैटेगरी में रखा गया था, और इसे कैडिसियर या आदिमई जो है कहा जाता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। भूमिहीन मजदूर क्या बोलते हैं, तो कैडिसियर और आदिमई। उसके बाद है मगध, रेशम से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जो मगध क्षेत्र था वहाँ पे रेशम के वस्त्र ज़्यादा बनते थे। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है वहाँ पे विदर्भ और कलिंग जो है हीरा के लिए विख्यात था। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में मलमल का जो वस्त्र था उसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कपड़ा उत्पादन का केंद्र उस समय कहाँ था, तो कपड़ा उत्पादन का जो केंद्र था उत्तर में काशी और दक्षिण में जो मदुरई था, तो यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, तो याद रखिएगा उत्तर में काशी और दक्षिण में मदुरई था। और व्यापारी और शिल्पकार को उस समय श्रेणी भी कह के पुकारते थे। आगे हम बात करेंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया। अब पहला है कि छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहते थे, तो छोटे और जो स्वतंत्र किसान थे उसको बोला जाता था गृहपति, तो यहाँ पे पहला का गौ हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि संगम कालीन जो दक्षिण भारतीय राज्य थे वह संपन्न किसानों को क्या बोलते थे, तो संपन्न जो किसान था उस समय उसको बोला जाता था वेल्लार, तो यहाँ पे आपको वेल्लार हो जाएगा। और उसमें जो सबसे निचले किसान थे उसको बोला जाता था उन्वार, और जो भूमिहीन किसान थे उसको कैडेसियर बोला जाता था। तो आगे हम बात करेंगे सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, तो यहाँ पे 3 का क हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर है कि संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या नाम है, तो पुहार है, अरियूर है, तोंडी है। यहाँ पे जो कन्याकुमारी है वह नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे चैप्टर सुदूर प्रदेशों से संपर्क, यानी आपको दूसरे देशों संपर्क की बात हो रही है, जहाँ पे आपको मिलेगा
विदेशों के आक्रमण। तो उस समय चल रहा था मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में जो है आपके मौर्य वंश। तो उस समय देखिए कौन कौन से यहाँ पे आपका जो है बाहर से आक्रमण होता है, उसको इस चैप्टर में देखना है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौर्य वंश का देख चुके थे हम लोग कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था, और आपको इस चैप्टर में दिया गया था। और बृहद्रथ की हत्या के बाद इसके बाद जो है शुंग वंश का स्थापित हुआ था, और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो वह आपके पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी शुंग वंश का, तो वह थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पहला यवन आक्रमण हुआ था, और यवन विजय के उपलक्ष्य में ही पुष्यमित्र ने यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुष्यमित्र के पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, आप नाम सुनोगे पतंजलि। तो ये जो पतंजलि थे आपको पुष्यमित्र के पुरोहित थे, और ये आपको अश्वमेध याग यहाँ पे करवाए थे, और ये पुष्यमित्र शुंग वंश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे अब सातवाहन की। सातवाहन की बात करें तो सातवाहन वंश की जो स्थापना किए था वह किए थे सिमुक ने, और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। और सातवाहनों की बात करें तो ब्राह्मणों को भूमि देने की परंपरा जो शुरू किए थे वह सातवाहनों ने शुरू किया था। और सातवाहन ने साथ में ही चांदी, तांबा और सीसा का जो है सिक्का सबसे पहले बार इसी के द्वारा बनाया गया था। पूछता है कि सीसा का सिक्का सबसे पहली बार तो सातवाहनों ने बनाया था। और सातवाहन के समय में देखिए कुछ स्थापत्य निर्मित हुई थी, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अजंता और एलोरा की गुफा किसने बनवाया था, तो यही सातवाहन ने ही बनाया था। और कार्ले का चैत्य मंदिर हो गया, उसके बाद अमरावती का कला जो विकास जो होता है ये सभी के सभी आपको सातवाहनों का ही देन है। तो सातवाहन के बारे में आप याद रखिएगा, ब्राह्मणों को भूमि, सीसा का सिक्का, अजंता एलोरा गुफा, कार्ले का चैत्य और अमरावती का विकास हुआ था। उसके बाद इसके समय में देखिए जो है आपको आक्रमण होना शुरू हो गया था, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग सुदूर प्रदेशों से संपर्क। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास में जो आक्रमण होता है, सबसे पहले प्राचीन इतिहास में आक्रमण हुआ था आपको फारस आक्रमण जो हुआ था, यानी ईरानी आक्रमण, वह मगध साम्राज्य के शुरू में हुआ था। उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ था जिसमें सिकंदर आया था नंद वंश के समय में। उसके बाद इस बुक में पढ़ना है आपको, जो बुक में दिया गया था जो इस चैप्टर में, वह आपको जो मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ना था। जैसे हिंद यवन हो गए, उसके बाद आपके शक मध्य एशिया आक्रमण हो गए, या पल्लव आपको पार्थियन आए उसके बारे में, और कुषाण के बारे में, और हून के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 3 से लेकर जो 7 तक दिख रहे हैं, आपको 5 आक्रमण के बारे में आपके इस बुक में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ये आपका जो ईरानी और यूनानी है आपके ये बुक में नहीं दिया गया था छठा के इतिहास में। तो यहाँ पर आप एक बार अगर समय मिले तो देख सकते हैं। आपके बुक में तो नहीं दिया गया है, तो सिलेबस में नहीं समझिए, लेकिन सिकंदर का चर्चा था तो सिकंदर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे अब हिंद यूनानी के बारे में। सबसे पहला जो मौर्योत्तर काल में शासक है जो इसने आक्रमण किया था, और इसका जो हिंद यूनानी का जो पहला आक्रमणकारी था वह था डेमेट्रियस प्रथम, जो 190 BC में यानी ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। और भारत में आक्रमण करने के दौरान इसने पश्चिमी उत्तरी भाग में, यानी जो पंजाब और अफगानिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे कब्जा कर लिया था, और फिर यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी जो साकल नाम से बनाई थी, और वर्तमान में यह सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पहला इंडो ग्रीक आक्रमण था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डेमेट्रियस प्रथम था, इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी था मिनांडर, जिसको मिलिंद बोलते हैं। और यह आपको अगला शासक जो अगला जो है आक्रमण किया था जो हिंद यूनानी था। और यहाँ पे इसने क्या किया, तो बौद्ध साहित्य में मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया, याद रखिएगा। और मिनांडर ने बौद्ध आचार्य जो थे नागसेन, तो नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आचार्य नागसेन और मिलिंद ये जो आपके दोनों व्यक्ति थे जहाँ से ये आपका जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो ये दोनों के बीच में जो संवाद है वो आपको मिलिंद पन्हो नामक एक पुस्तक है जहाँ पे इसे शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए गए थे, और यूनानियों ने ही पर्दा जो प्रचलन शुरू हुआ था। जैसे जो आपका पर्दा देखते हैं फिल्म वाला पर्दा, ये आपको घर वाला पर्दा नहीं, जो आप फिल्म देखते हैं फिल्म वाला जो पर्दा है वो आपको यूनानियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। और इसके अलावा सोने के सिक्के भी लाए गए थे। और उसके अलावा हिंदी यूनानियों शासकों ने ही पश्चिम उत्तर भारत में जो है एक हेलियोनिस्टिक आर्ट शुरू किया था, जो आगे चलकर गांधार कला का विकास हुआ इसी के माध्यम से। तो ये गांधार कला हो या पर्दा का प्रचलन हो या सोने का सिक्का हो, ये सभी आपको हिंदी यूनानियों के शासनकाल में यानी हिंद यूनानियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। उसके बाद आपको देखिए अगला जो आक्रमण है वह आपका है सिथियन यानी जो शक के बारे में। तो यह पूर्वी ईरान का क्षेत्र में से भारत में आया था, और यह
इसके जो शासक थे शक के, वह क्षत्रप कहलाते थे। और भारत में जो इसकी बात करें तो भारत में शक के 5 शाखा थी। वह एक अफगानिस्तान में थी, दूसरे मथुरा में, तीसरा पश्चिम भारत में, उसके बाद ऊपरी दक्कन और पंजाब में। ये पाँचों जगह जो है शक यानी जो शक जो लोग थे इनका यहाँ पे 5 शाखाएँ थी। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक शासक था जो क्या किया, तो स्थानीय राजा ने यहाँ पे एक शक को पराजित कर दिया गया था। और शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक उपाधि धारण किया जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य की उपाधि। तो यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत जारी किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा और ये शक से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे रुद्रदामन। और रुद्रदामन जो है ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था और फिर विशुद्ध संस्कृत का भाषा में एक अभिलेख जो है रुद्रदामन का फेमस है, वह है जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है। तो यह आपको संस्कृत की भाषा में लिखा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो है रुद्रदामन जो है आपके शक शासक जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शासक था इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे कुषाण का। तो इसके बाद कुषाण के बारे में चलिए देखते हैं। तो कुषाण की बात करें तो यह पल्लव के बाद आए थे कुषाण। तो पल्लव अब ऊपर हम नहीं देखें क्योंकि पल्लव के बारे में आपके बुक में कुछ भी नहीं दिया गया था और यह इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो ये पल्लव के बाद आए कुषाण और यहाँ पे इनका जो संबंध था कुषाण का वह यूची कबीला से था। और भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना किए थे कुजल कुडफेसिस ने। और सबसे आपका जो इसमें महत्वपूर्ण शासक हुआ वह हुआ था कनिष्क। तो आपके बुक में कनिष्क के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था, चलिए उसको देखते हैं। तो कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है 78 एडी में यानी 78 ईस्वी में जो है यह आपको गद्दी पे बैठा और 78 ईस्वी में ही इसने एक संवत चलाया और वह चलाया शक संवत। तो यहाँ पे शक संवत किसने चलाया था, तो यह कनिष्क ने चलाया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर जो पेशावर है, और साथ में मथुरा आपको द्वितीय राजधानी थी। और यहाँ पे कनिष्क के समय का जो राज क्षेत्र कहाँ पे था, तो अफगानिस्तान, सिंध और बैक्टीरिया जो था और पार्थिया जो था यहाँ पे कुछ जो आपको कुषाण है उसके क्षेत्र में आते थे। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये वाला बैक्टीरिया से लेकर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सभी के सभी आपको कुषाण वंश के शासन काल में आते थे जो कनिष्क के समय में यह फैला हुआ था। तो यह कनिष्क के समय में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसका राज क्षेत्र देख लिए। अब हम बात करेंगे इस आगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है, सिंध है, बैक्टीरिया है, पार्थिया है, ये सभी के सभी जो है इसके राज्य क्षेत्र यानी यह जो है कनिष्क के समय में आते थे। उसके बाद देखिए कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो एग्जाम में पूछेगा और आपके बुक में दिया गया था। तो कनिष्क में देखिए दरबारी जो इनके विद्वान थे पहले थे अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा यहाँ पे याद रखिएगा कि यह कनिष्क का राज्य कवि थे और इसके द्वारा एक रचना लिखा गया था जो था बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। और एक थे वसुमित्र। वसुमित्र की बात करें तो ये भी आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चौथी बौद्ध का जो आयोजन हुआ था बौद्ध समिति का, यह इसमें अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। और एक रचना इसके द्वारा लिखा गया था महाविभास सूत्र जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन की बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। भारत का आइंस्टीन इसको बोला जाता है, तुलना इसको किया जाता है मार्टिन लूथर किंग से। और इनका एक रचना है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। तो ये आपके हो गए नागार्जुन बीज थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके बाद आया चरक। चरक की बात करें तो चरक जो है एक चरक संहिता पुस्तक लिखा है, तो चरक संहिता आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध सभा आयोजन हुआ था। हम देखें वो कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और जिसमें बौद्ध शाखा 2 भागों में बट गई थी, एक थी महायान और दूसरी हीनयान। तो यहाँ पे जो महायान दिख रहा है, महायान जो थी यहाँ पे इसका जो आदर्श है बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श है मूल शिक्षा में विश्वास करना। और यहाँ पे जो महायान था, महायान जो शाखा थी इसी के द्वारा जो है भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया और इसी के द्वारा पहली बार मूर्तियाँ बनने लगी थी। क्योंकि इन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया तो पूजने के लिए इन्होंने मूर्ति बनवाया कौन, तो महायानों ने। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में 2 जो है शैली का विकास हुआ था, एक था आपके गंधार शैली, दूसरा था मथुरा शैली। तो आपके बुक में देखिए 4-5 प्रकार के शैली दिया गया था। चलिए हम उन सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करें गंधार शैली की। तो गंधार शैली की बात करें तो जो गंधार शैली है, अभी ऊपर हम देखे हैं जब पढ़ रहे थे हिंदी यूनानी, तो यहाँ पे बताए हैं कि गंधार जो शैली है वह यूनानी कला से प्रभावित होकर भारत में बनी है। और भगवान बुद्ध की सबसे ज़्यादा अगर मूर्ति बनी है तो वह गंधार शैली में ही बनी है। लेकिन सबसे पहला जो मूर्ति बनी है भगवान बुद्ध की वह मथुरा शैली में बनी है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यह जो बुद्ध की मूर्ति है वह गंधार शैली में बनी है।
उसके बाद है देखिए यहाँ पे मथुरा शैली। मथुरा शैली की बात करें तो कुषाण काल में यह आपका शैली प्रमुख था और इसमें बुद्ध की जो मूर्ति है उस भी बनाए गए हैं और इसके अलावा हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण आपको मथुरा शैली में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। उसके बाद पढ़ना था शुंग शैली के बारे में, आपके बुक में दिया गया था। तो शुंग शैली क्या है, तो इसमें क्या होता है, तो स्तूप के चारों ओर चार दीवारी बनाया जाता है। जैसे देखिए आपको यह स्तूप है तो इसके चारों ओर चार दीवारी बना देते हैं, तो ये आपको हो गया शुंग शैली। और इसके उदाहरण है देखिए भरहुत और संचार। यहाँ पे संचार नहीं होगा, भरहुत आपको याद रखिएगा, भरहुत हो जाएगा जो शुंग शैली का उदाहरण है। आगे हम बात करेंगे अमरावती शैली का। अमरावती शैली की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो अमरावती पड़ता है, गुंटूर जिला, यहाँ से एक बुद्ध की मूर्ति मिली है जो यहाँ पे अमरावती शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पे अमरावती शैली जो होती है इसमें संगमरमर की पट्टी होती है जिस पर बुद्ध के जीवन दृश्य का चित्रण और साथ में पशु और पुष्प का भी चित्रण यहाँ पे किया गया रहता है। तो ये अभी वर्तमान नहीं आया है। तो यहाँ पे अमरावती शैली और सब शैली जितने भी थे यहाँ पे देख लिए। अब हम आगे बात करेंगे। आपके बुक में एक पॉइंट दिया गया था कि वर्मा और म्यांमार जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो थेरवाद का जो रूप है यहाँ पे विकास हुआ है। कहाँ पे, तो वर्मा और म्यांमार में। जब हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म तो वहाँ पे भी बताए हैं। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल जो प्रतिमा है वह कहाँ पे है, तो वह आपके अफगानिस्तान में एक जगह है वामयान। तो यामयान में है जिसे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। तो ये आपको याद रखिएगा कहाँ पे है, तो यह अफगानिस्तान में है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग इसमें बुक में जो दिया गया था क्वेश्चन। पहला है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक यहाँ पे कौन था, तो वह था मिनांडर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मिलिंद। दूसरा है ख नंबर की कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी आपको कहाँ पे थी, तो वह थी पेशावर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर की शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश की स्थापना किया था कौन, तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। उसके बाद देखिए भरना है खाली स्थान। खाली स्थान में है कि मौर्य वंश के बाद कौन आया। तो बताया है कि जैसे ट्रिक कि हसीना मासुक के साथ है। तो यहाँ पे मौर्य वंश के बाद है तो मासुक, तो माँ के बाद सु आ रहा है, यानी आपको यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हुई थी। कब, तो मौर्य वंश के बाद। उसके बाद देखिए अगला है कि इंडो ग्रीक राजा भारत में आए। तो इंडो ग्रीक जो भारत में आए थे राजा, तो इंडो ग्रीक राजा भारत में कब आए थे, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक राजा भारत में, तो यहाँ पे कहाँ कैसे आए थे आपको भरना है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से आए थे, क्योंकि जो इंडो ग्रीक रहने वाले थे ये आपको बैक्टीरिया के रहने वाले थे। तो यहाँ पे आप बैक्टीरिया भर दीजिए। बैक्टीरिया यानी बल्क उसमें प्रदेश था, तो ये आपको ये बल्क या बैक्टीरिया आप यहाँ पे भर सकते हैं। तीसरा नंबर है सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराई थी वह रुद्र दामन ने कराई थी। तो रुद्र दामन यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है कि खाली स्थान के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो जो कनिष्क था किस वंश का शासक था, तो यह कुषाण वंश का था। तो यहाँ पे आप कुषाण भर सकते हैं। उसके बाद है कनिष्क ने खालिस्तान धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। जो कनिष्क था आपको मालूम होगा, कनिष्क के दरबार में बहुत सारे जो शासक थे, जैसे नागार्जुन हो गए या बुचरित्र हो गए, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से रिलेटिव थे। तो आपको ये कनिष्क भी बौद्ध धर्म से रिलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब आपके बुक में दिया गया था मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे महायान। तो महायान आपको मालूम होगा, जो महायान था आपको बौद्ध धर्म का एक शाखा था, हीनयान और महायान। तो महायान मिल जाएगा बौद्ध धर्म से। मिनांडर की बात करें तो ये आपको यह इंडो ग्रीक का सबसे महान आक्रमणकारी था। तो ये आपको मिनांडर हो जाएगा। रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन क्या था, तो रुद्रदामन आपको शक शासक था। तो यह शक हो जाएगा। स्तूप क्या है, तो स्तूप जो पूरे होंगे सांची का स्तूप, तो ये सांची मिला दीजिए। और मिलिंद पन्हा क्या है, तो मिलिंद पन्हा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपको ये बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। तो ये इसमें मिला दीजिए। आगे हम बात करेंगे अब अगला चैप्टर। अगला है नए साम्राज्य एवं राज्य। तो यहाँ पे आपको इस बुक में समझ लीजिए कि पूरा गुप्त साम्राज्य पढ़ना है और बाद में इसमें आपको पुष्यभूति वंश भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। और आपके बुक में अगर चलिए जितने भी शासक थे, जैसे देखिए आपके बुक में दिया गया था, जैसे गुप्त वंश के शासक थे सबसे पहले श्रीगुप्त, जिसने यहाँ पे स्थापना किया था गुप्त वंश का 240 से 280 ईस्वी तक यहाँ पे इनका समय काल रहा। उसके बाद बना घटोत्कच का यहाँ पे शासनकाल देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महान शासक बना आपको प्रथम, तो वह थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल इंपॉर्टेंट है 319 से 335 ईस्वी तक। उसके बाद
आए समुद्रगुप्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त का जो है आपको बुक में दिया गया है कि बीना बजाते हुए इनका आपको सिक्का जो मिला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आए रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। तो ये आपके बुक में दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए बुक में दे दिया गया है, तो इसके बारे में जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें बुक में भी दी गई थी। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं और साथ में इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जोड़ा गया है। तो सबसे पहले गुप्त के बारे में देख लिए कि संस्थापक इसके श्री गुप्त थे। इसके बाद आए घटोत्कच, फिर उसके बाद आए गुप्त वंश का प्रथम सम्राट शासक चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो यहाँ पे देखिए यह राज्यरोहण हुआ, यानी गद्दी पे कब बैठे तो 319 से यहाँ पे 19 से 20वीं ईस्वी में यह बैठे। और यह बैठते ही सबसे पहले 319-20 समय में ही इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। और इनकी पत्नी थी कुमार देवी। ये जो कुमार देवी थी लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इनका जो है उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त गौर्य का पुत्र, वह था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण किया था। कौन? तो समुद्रगुप्त ने। और ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये जो है आपको बीना बजाते हुए एक आपका जो है उसमें आगे मिलेगा आपको आगे पढ़ने को, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे समुद्रगुप्त अपनी विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके द्वारा जो है 100 युद्ध को जीता गया था। किसके द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और यह कौन कहा है? तो डॉक्टर स्मिथ के द्वारा बोला गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज भी इन्हीं की उपाधि है, भारत का नेपोलियन इसी को बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त ने के कई सिक्कों पर जो है बीना वादन करते हुए दर्शाया गया। जैसे आप ऊपर फिगर देखे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका सिक्का है ये आपको समुद्रगुप्त के ऊपर, यही आपका समुद्रगुप्त है जो बीना बजाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो समुद्रगुप्त देख लिए। अब समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह हरिसेन के द्वारा जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी रचना किया गया था हरिसेन के द्वारा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बाद। तो समुद्रगुप्त के बाद एक शासक बना रामगुप्त। तो ये जो आपका रामगुप्त था, यह रामगुप्त सिंहासन पर बैठा और उसी समय शकों से यह पराजित हो गया, क्योंकि शक उसके समय आक्रमण किया था। तो यह शक से हार गया। और शक के हारने के बाद इसकी एक पत्नी थी ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी को जो है शकों को यहाँ पे देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जो है इसका एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने क्या किया, जब यह देखा कि मेरे भैया अपने भाभी को जा रहे हैं शक को देने, तो इसने जो है उस पर आक्रमण किया और फिर शक और रामगुप्त ये दोनों को मार डाला। और इसकी जो भाभी थी ध्रुव देवी, इससे यह शादी कर लिया और फिर यह राजगद्दी पे बैठ गया। तो चलिए हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त यहाँ पे आप देखे थे तो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे 9 रत्न, जिसमें प्रमुख की बात करें तो कालिदास, वरामिहिर और धन्वंतरी जो है इसमें प्रमुख है। उसके बाद हम बात करेंगे चीनी यात्री एक आए थे फैयान। तो चीनी यात्री जो फैयान थे वह 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए थे। और फैयान की अगर हम बात करें तो ये फैयान याद रखिएगा 399 ईस्वी में आया था भारत, और ये चीन का रहने वाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, एक इनकी पुत्री थी प्रभावती। तो प्रभावती का जो विवाह है वह वाकाटक जो नरेश थे, कौन? तो रुद्रदेन द्वितीय से इनका विवाह करवाया था। इसने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्रा को और दूसरी राजधानी जो है उज्जैन को बनवाया था। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो दिल्ली में देखते हैं लौह स्तंभ जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, इसका भी जो निर्माण है कौन करवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कराया गया है। और दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है यहाँ पे लिखा गया है राजा चंद्र। तो राजा चंद्र का जो लिखा गया है उसका जो संबंध बताया जाता है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के ही द्वारा बताया था। यानी इसका जो वर्णन है राजा चंद्र का वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है उसका एक पुत्र था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त इसके बाद गद्दी पे बैठता है। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। और कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो है स्कंदगुप्त शासक बना गुप्त वंश का। और स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। यह बहुत बार पूछा गया है कि हुनों का आक्रमण
कब हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में ही हूनों की पराजय का जिक्र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्कंद गुप्त ने हूनों को हरा दिया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त के गवर्नर थे पर्णदत्त, जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित करके एक उपाधि धारण किया था, और वह उपाधि कौन था? तो यहाँ पे कर संक्रांति नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा कि सक्रादित्य की उपाधि जो है धारण किया था। कौन? तो वह किए थे स्कंद गुप्त ने। किस लिए? तो यह जो है हूनों को पराजित किया था। यहाँ पे हून के बारे में चलिए बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हून कौन था? तो हून की अगर हम बात करें तो हून का जो साम्राज्य था वह फैला हुआ था पर्सिया से लेकर खेतान तक। हूनों का राजधानी कहाँ था? तो यह अफगानिस्तान में पड़ता है, वामयान। तो वामयान में इसकी राजधानी थी, और हम ऊपर पढ़े हैं वामयान में ही जो है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है पत्थरों को काटकर। तो यहाँ पे इसकी राजधानी किसकी थी? तो हूनों का था। और भारत पर पहला जो आक्रमण किया था हूनों ने, वह किया था तोरमान नामक शासन ने। और तोरमान का ही पुत्र था मिहिर कुल, और जो मिहिर कुल था वह बौद्ध धर्म से बहुत घृणा करता था, और इसी के साथ ही यह बहुत बौद्ध भिक्षुओं को मार भी डाला था, और बहुत सारे बौद्ध मूर्तियों को भी तोड़ा था। तो यहाँ पे इसी के क्षेत्र में ही यानी वामयान जगह पड़ता था, जहाँ पे बौद्ध धर्म की सबसे जो है बड़ी प्रतिमा है। उसके बाद हम बात करेंगे अब अंतिम शासक जो गुप्त वंश का था वह था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक था। और गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्तों की राजकीय भाषा याद रखिएगा संस्कृत थी। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में राजतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी राजा का शासन चलता था। आमदनी के लिए वहाँ पे जो मुख्य स्रोत था वह था लगान, यानी लगान के तौर पे वहाँ पे टैक्स तो है इसका मुख्य स्रोत था। और लगान वसूलने वाले को सामंत बोलते थे। और साम्राज्य की सबसे बड़ी जो इकाई थी उसको देश बोला जाता था। और साम्राज्य की सबसे छोटी जो इकाई थी उसको ग्राम बोलते थे। और ग्राम का जो सबसे जो हेड होता था उसको ग्रामिक बोलता था। जैसे वर्तमान में जो मुखिया होता है उस समय ग्रामिक होता था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और गुप्त काल में समस्त भूमि राजा का जो भूमि था आपको गुप्त काल में वह सभी संपत्ति जो है राजा का माना जाता था। और इसलिए यहाँ पे उस भूमि पर जो उपज होती थी उसका 1/3 जो भाग है वह राजा के अधिकार में था, और वहीं वहाँ पे लगान लिया जाता था। तो याद रखिएगा गुप्त काल में जितने भी भूमि थी वह राजा का संपत्ति माना जाता था। अब आपके बुक में देखिए यहाँ पे दिया गया था कुमारा मात्य। तो कुमारा मात्य क्या होता है? तो प्रदेश का गवर्नर होता था। महासंघिक विगर्हिक क्या था? तो वह युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। महादंड नायक क्या था? तो वह मुख्य न्यायाधीश था। ये आपको गुप्त समय में था, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके देखिए बुक में दिया गया था कि सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख मिलता है वह भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है इसी से मिलता है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने ही जारी किए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले अगर पूछे तो हिंद यूनानी के द्वारा सिक्का लाया गया था, लेकिन ये पूछे कि सर्वाधिक सोना का सिक्का सबसे पहले मतलब किसने जारी किया था? तो गुप्त शासकों ने किया था। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो याद रखिएगा। और गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। और मंदिर बनाने की जो कला का जन्म हुआ था वो भी आपको गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको? तो गुप्त काल को। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपके देखिए बुक में पढ़ना था पुष्यभूति वंश के बारे में, तो चलिए उसको देखते हैं। बात करें अगर हम पुष्यभूति वंश का तो इसके संस्थापक थे पुष्यभूति और इसकी राजधानी थी थानेश्वर। यहाँ पे अगर हम बात करें पुष्यभूति वंश का तो यहाँ पे प्रभाकर वर्धन इसका जो है इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था। और प्रभाकर वर्धन के जो है 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। ये जो 2 पुत्र थे एक राज्यवर्धन थे, दूसरे थे हर्षवर्धन, और इनकी जो 1 पुत्री थी राज्यश्री थी। तो यहाँ पे अपनी पुत्री का जो शादी है प्रभाकर वर्धन ने किया था ग्रहवर्मन से। और ग्रहवर्मन जो थे वो मौखरिक के नरेश थे, यानी मौखरी के राजा थे। तो यहाँ पे शादी के बाद क्या हुआ, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो वो आपको शासक बने राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन के शासन काल में ही एक मालवा का शासक था देवगुप्त। तो देवगुप्त ने क्या किया, गृहवर्मन की यहाँ पे हत्या कर दिया और ये आपको यहाँ पे जो राज्यश्री थी उसको कैद कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कैद कर लिया तो एक युद्ध हुआ राज्यवर्धन और देवगुप्त में। और इस युद्ध में जो है यहाँ पे राज्यवर्धन जो है जीतने वाला था, लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी देकर धोखे से इसका हत्या कर दिया गया। और इस हत्या में साजिश कौन था, तो एक व्यक्ति था, वह था शशांक। ये जो शशांक था ये आपको गौड़ का शासक था और इसी ने
ऊपर हम बताए हैं कि इसी ने ही बौद्ध वृक्ष की कटवाया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए राज्यवर्धन की हत्या कर दिया था देवगुप्त और उसके मित्र शशांक ने। उसके बाद देखिए जब हत्या हुआ राज्यवर्धन का, तो राज्यवर्धन के बाद जो उसका भाई था हर्षवर्धन, वह गद्दी पे बैठता है 606 ईस्वी में। और गद्दी पे बैठने के बाद यहाँ पे अपनी बहन की खोजता है, यानी बहन की खोज में निकलता है। और बहन की खोज, इनका बहन कौन थी? तो राज्यश्री थी। तो यहाँ पे हर्षवर्धन अपने एक आचार्य था इनका, वह था दिवाकर मित्र। तो दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री की खोज कर लेता है और खोज के बाद यहाँ पे जो शशांक था, शशांक की मृत्यु कर देता है। और शशांक जो क्या था? तो शशांक जो आपके कट्टर शैव शासक था और यह बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो यहाँ से याद रखिएगा। और हर्षवर्धन ने अपना जो नाम है स्वयं शिरादित्य रखा था, यानी हर्षवर्धन जो है स्वयं को शिरादित्य कहकर पुकारता था। और इसकी एक उपाधि भी मिली थी, वह थी परम भट्टारक। तो परम भट्टारक की उपाधि कौन धारण किया था? तो यहाँ पे हर्षवर्धन ने किया था। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के एक शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पे एक युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन यहाँ पे हार गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे पढ़ेंगे चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश में भी यहाँ पे इसकी चर्चा मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन जो द्वितीय था वह चालुक्य वंश का शासक था। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के समय में एक यात्री आया था चीन का, और वह था हेनसांग। हेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेनसांग को जो है, या आपको जो हेनसांग आया था वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था। हेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, इसे नीतियों का पंडित बोला जाता है। और इसने भारत में आकर जो शूद्र जाति था, शूद्र को कृषक कहा था। किसने? तो हेनसांग ने कहा था। हर्षवर्धन के दरबार में देखिए एक कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट के द्वारा देखिए कौन कौन सी रचना लिखा गया था जो आपके बुक में दिया गया था। तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट का रचना है, कादम्बरी जो है इन्हीं का रचना है, मधुवन, वंशखेरा और संजान, ये सभी के सभी आपके बुक में दिए गए थे। और इसकी रचना जो है आपको हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे खुद हर्षवर्धन के रचना के बारे में। यहाँ पे तो बाणभट्ट की रचना देखे हैं, अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की रचना के। यानी हर्षवर्धन ने भी 3 यहाँ पे इनकी रचना है जो पूछता है। एक आपका है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। तो ये 3 जो रचना है यह खुद हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के। तो देखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वीं जो बौद्ध संगति आयोजन हुआ था, यहाँ पे बताया है कि जो 5वां बौद्ध संगति था इसको विवादास्पद माना गया है। तो ये जो 5वीं बौद्ध संगति हुआ था वह 643 ईस्वी में हुआ था और यह हर्षवर्धन के समय में हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर देखे थे कि यह 5वां जो है आपका, यह आपके खुद बुक में दिया गया है, तो आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह आपके बुक में दिया गया है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 5वां बौद्ध संगति हर्षवर्धन के समय में 643 ईस्वी में करवाया गया था। अब देखिए आपके बुक में पढ़ना था चालुक्य वंश के बारे में, जो वातापी के चालुक्य थे उसके बारे में। तो चालुक्य वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे जय सिंह और इसकी राजधानी थी वातापी। इसी के जो प्रथम राजा हुए जो इम्पोर्टेंट थे वह थे पुलकेशिन प्रथम, और द्वितीय जो हुए महान शासक वह हुए थे पुलकेशिन द्वितीय। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हरा दिया था एक युद्ध में। तो यहाँ पे आगे इसमें भी पढ़ने को मिलेगा। पुलकेशिन जो द्वितीय थे वह 611 ईस्वी में गद्दी पे बैठे और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर एक उपाधि धारण किया था, और वह उपाधि था कौन? तो उत्तरापथ स्वामी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उत्तरापथ स्वामी का जो है उपाधि धारण किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा कर किया था। आगे हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। एक सुने होंगे आप अभिलेख, और वह है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से है, और एहोल अभिलेख का संरचना यानी रचना किसने किया है? तो रवि कृति ने किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पुलकेशिन जो द्वितीय थे वह पल्लव वंश पे आक्रमण के दौरान जो है कांची को जीतने के चक्कर में यहाँ पे नरसिंह वर्मन से हार गए थे और युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो वह किए थे नरसिंह वर्मन ने, और नरसिंह वर्मन जो है आपको पल्लव वंश के शासक थे। तो पल्लव वंश के बारे में भी आपके बुक में पढ़ना था। तो चलिए हम बात करते हैं पल्लव वंश का। पल्लव वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किया था सिंह विष्णुनोय, और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। और सबसे महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे हुए कौन? तो महेंद्र वर्मन। ये प्रथम आपके महत्वपूर्ण शासक थे, महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये जो थे
600 से लेकर 630 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे। और चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने ही यहाँ पे महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। लेकिन जब महेंद्र वर्मन के फादर जब नरसिंह वर्मन शासक बने यहाँ के, तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पे एक युद्ध में मार दिया और अपने पिता की यहाँ पे बदला लिया था। और यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय को मारने पर यहाँ पे नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण किया था और वह किया था वातापी कोड का। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे पल्लव वंश के जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उसके बारे में, जो आपके बुक में दिया गया था कि ऐसा मान्यता है कि जो द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ था दक्षिण भारत में वह पल्लव के द्वारा ही किया गया था। और द्रविड़ शैली में देखिएगा जो मंदिर बनते हैं वह दक्षिण भारत में बनते हैं। और द्रविड़ शैली के तहत आप सुने होंगे दक्षिणों के मंदिर में गोपुरम या गलियारा। तो गोपुरम और गलियारा का जो अर्थ होता है वह होता है प्रवेश द्वार, जो आपके बुक में दिया गया था। और दक्षिण भारत की एक मंदिर शैली है जिसमें यहाँ पे इसी के तहत मंदिरों का निर्माण होता है। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। अब हम बात करेंगे आपके बुक में दिया गया था महाबलीपुरम मंदिर के बारे में। जो महाबलीपुरम के जो रक्त मंदिर है जिसको एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में। उसके बाद देखिए कैलाशनाथ का जो मंदिर है जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और ये कांची में है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए आपके बुक में दिया गया था एक मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा एक था बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो ये दोनों जो मंदिर था इसका निर्माण करवाए थे नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो यहाँ पे नंदी वर्मन याद रखिएगा। आपके बुक में देखिए पढ़ना था नालंदा महाविहार के बारे में। तो औदंतपुरी महाविद्यालय अभी हम ऊपर देखें जो गोपालगंज जो आपका गोपाल शासक था उसके द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, और कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट कर दिया था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बख्तियार जो खिलजी है वह किसका सेनापति था। आगे हम बात करेंगे अब इस बुक में जो दिया गया है आपके जो अभ्यास दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वह लिखी है हरिसेन ने। तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति सुने होंगे, वह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। तो हर्षवर्धन जो था वह पुष्यभूति वंश का संस्थापक आपको राजा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ग हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे है कि मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ में राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको किसकी जानकारी मिलती है? तो वह मिलती है राजा चंद्र की, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पे आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसी व्यक्तियों को प्रवेश के लिए वहाँ पे आपको जो है पास परीक्षा होना पड़ता था, यानी वहाँ पे पूछे गए सवालों का जवाब देना पड़ता था। अगर आप जवाब देते हैं तभी उसमें आपका एडमिशन होता था। तो सवाल पूछकर जांच परीक्षा लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है। तो एहोल अभिलेख अभी हम बताए हैं वो आपके पुलकेशिन द्वितीय की है, और इसकी रचना किसने किए थे? तो आपके रवि कीर्ति के द्वारा यह रचना किया गया है। तो रवि कीर्ति आप याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब 13 नंबर चैप्टर, और ये आखिरी चैप्टर है क्योंकि 14 नंबर चैप्टर में कुछ नहीं दिया गया था। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें संस्कृति और विज्ञान के बारे में चर्चा थी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई थी। इसमें कुछ पुस्तक और कुछ यहाँ पे लेखक के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुमार संभवम की। कुमार संभवम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें वर्णन है यहीं कि शिव और पार्वती का जो प्रेम प्रसंग है यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है कुमार संभवम में कालिदास के द्वारा। उसके बाद देखिए कालिदास की जो रचना आपके बुक में दिया गया था कौन कौन था, जैसे प्रेम प्रधान था, ऋतु संहार था, उसके बाद मेघदूत, कुमार संभवम, उसके बाद देखिए रघुवंशम, और उसके बाद सुखांत। एक और सुने होंगे कालिदास की रचना, वह होता है मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था, और यह सुगवंश के इतिहास पे आधारित है। उसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभी देखे हैं हम लोग, हरिसेन की रचना है। और उसके बाद हम बात करेंगे एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा। उसके बाद देखिए मृक्षकटिकम जो पुस्तक है शूद्रा के द्वारा लिखा गया है। अमरकोश जो पुस्तक है अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जो काम
कामसूत्र है वह सायन के द्वारा लिखा गया है और पंचतंत्र जो है वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये सभी के सभी आपके बुक में दिया गया है। तो ये इशारा कर रहा है कि आपके बुक में आपके जो एग्ज़ाम होगा वहाँ से आपके पुस्तक और लेखक भी पूछेगा, जो प्राचीन वाला जो पुस्तक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 2 जो है दिया गया था साउथ वाला जो आपका बुक है उसको। तो इसमें पहला है शिल्प पाठ्यक्रम। तो शिल्प पाठ्यक्रम जो है इसको लिखा गया है इलंगो के द्वारा और मणि मेखलाई दिया गया है, इसको लिखा है संतनार ने। तो ये आपको दोनों याद रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे मंदिरों का वह स्थान जहाँ पे देवताओं की जो मूर्ति रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गर्भगृह। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और एक मंदिर दिया गया था दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर है वो आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, झांसी जिला में। तो यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं। और गुप्त काल का यह सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है और विष्णु धर्म से यह संबंधित है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि दशावतार मंदिर किस संबंधित है, तो आपको भगवान विष्णु से आपको मालूम होगा, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे। तो आपको ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वराह और विष्णु मंदिर के बारे में। तो वराह और जो विष्णु मंदिर है वह पड़ता है एरन में। एरन पड़ता है मध्य प्रदेश में। और एक और दिया गया था आपका धामेक स्तूप, ये आपके पड़ता है सारनाथ यूपी में, आपको फिगर में देख सकते हैं। और इसका जो आधार है धामेक स्तूप का, यहाँ पे देख रहे होंगे यह गोलाकार है। तो इसका जो ऊंचाई है वह 128 फीट दिया गया है धामेक स्तूप का, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपके बुक में पढ़ना था उदयगिरी का गुहा मंदिर। उदयगिरी का जो गुहा मंदिर है इसको बनवाया है वीरसेन ने। और जो वीरसेन था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। और इसमें वाराह अवतार की प्रतिमा जो है इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे चलिए बुक में जो दिया गया था आपके यहाँ पे अभ्यास के तौर पे, चलिए उसको देखते हैं। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह कथा क्या है, तो उपन्यास जो शकुंतलम है वह आपका एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है वह क्या कहलाता है, तो वही बताया है गर्भगृह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर है कि दशावतार मंदिर में किस देव की प्रतिमा है, तो बताए हैं दशावतार किसका हुआ था, तो भगवान विष्णु का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। 4 नंबर है कि इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी। तो सबसे पहले पुस्तक आप पुस्तक यहाँ पढ़िए, यह आपका है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, यानी महाभारत की रचना सबसे पहले हुई थी। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। 5 नंबर यहाँ पे सवाल है कि इनमें से तमिल साहित्य कौन है। तो अभी पढ़े हम लोग तमिल साहित्य, इसमें 2 था। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर घ में देखिए शिल्प पाठ्यक्रम, ये जो है आपको तमिल साहित्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल 13 चैप्टर है समाप्त हो चुका है। 14 चैप्टर में कुछ नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आप जो टोटल दिया गया है इस बुक में जितने भी फैक्ट थे कवर कर चुके हैं हम लोग। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत समय लग रहा है, तो आपको पूरा वीडियो नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है और आपको खुद से बुक पढ़िए, या आपको दूसरा अगर अलग कंटेंट दे रहा है कोई ऐसा तो और अच्छी बात है।